जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन 500 डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट सिचुएशंस कोड ऑफ एथिक्स जो डिस्कस की है उसमें सबसे पहली सिचुएशन है हमारी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बारे में समझ लीजिए। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं किसको? फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमने अपने क्लाइंट के शेयर्स को एक्वायर किया हो या डिबेंचर्स को, शेयर या डिबेंचर्स, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आपने एक्वायर किया क्लाइंट की तो आपका क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सिंप्लिसिटी के लिए आपने हमेशा जब भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का लफ्ज पढ़ना है तो आपके जहन में शेयर वाली बात आ जाए कि हमारी फर्म ने या किसी भी टीम मेंबर ने क्लाइंट के शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर करने से थ्रेट कौन सा अराइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो इसका मतलब है हर सिचुएशन में अराइज होगा। मे भी आगे चल के कुछ पैराग्राफ में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में एडिशनली भी कोई थ्रेट को डिस्कस कर दे, उस सिचुएशन में हम एडिशनल थ्रेट भी लिखेंगे। वरना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट चाहे उसने आगे चल के किसी पैराग्राफ में डिस्कस किया है या नहीं किया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की हर सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जरूर अराइज होगा। फिर इसके बाद जो अहम अल्फाज है समझने के लिए इस सेक्शन को, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है ये समझ लीजिए। डायरेक्ट का मतलब ये है कि मैंने अपने नाम से क्लाइंट के शेयर्स खरीदे हों, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड इंटरमीडियरी के थ्रू, यानी मिडलमैन यानी म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू शेयर्स खरीदो, यानी मैंने म्यूचुअल फंड के शेयर्स खरीदे और आगे म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पूरा काम यही होता है स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड ने आगे मेरे क्लाइंट के शेयर्स खरीदे, एडेड क्लाइंट के, तो ये इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, कोड ऑफ एथिक्स आगे एक्सप्लेनेशन में एक जगह पे ये कहता है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड के ऊपर कंट्रोल है, यानी म्यूचुअल फंड मेरे इशारों के ऊपर चल रहा है, तो ये इंटरेस्ट इनडायरेक्ट नहीं फिर डायरेक्ट बन जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू इंटरेस्ट उसी सूरत में इनडायरेक्ट होगा जब मेरा म्यूचुअल फंड पे कंट्रोल नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड पे कंट्रोल है तो वो फिर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, कोड ऑफ एथिक्स हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट की डिफरेंशिएशन करने को क्यों कहता है? इसकी दो रीजंस है। एक रीजन है थ्रेट को वैल्यूएशन में हम इसको कंसीडर करते हैं कि इंटरेस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, और दूसरी रीजन है जब हमने कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना होता है कि थ्रेट्स को हम एड्रेस कैसे करें, तो उस कोर्स ऑफ एक्शन में डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, जब थ्रेट को वैल्यूएट कर रहे होंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट है तो थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई होगी, और अगर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो सिग्निफिकेंस निस्बतन कम होगी। इसी तरह कोर्स ऑफ एक्शन में अगर तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने सारे का सारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिस्पोज करना है। अगर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने इतना इंटरेस्ट, इतने शेयर डिस्पोज करने हैं कि रिमेनिंग का इफेक्ट इमटेरियल हो जाए। यानी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट में उसकी सिग्निफिकेंस भी थोड़ी सी कम होती है, प्लस कोर्स ऑफ एक्शन में भी थोड़ी सी गुंजाइश हमें दे देता है। तो ये जहन में रखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट का डिफरेंस, क्योंकि आगे चल के जब मैं वैल्यूएशन करूंगा या सेफगार्ड्स आपको बताऊंगा तो सिर्फ इतना कह दिया करूंगा कि वैल्यूएशन डिपेंड करती है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट का मतलब है सिग्निफिकेंस ज्यादा, इनडायरेक्ट का मतलब सिग्निफिकेंस कम। और इस तरह जब मैं कोर्स ऑफ एक्शन आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं सिर्फ एक लफ्ज बोलूंगा, डिस्पोज, कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिस्पोज कर देना। आपको इससे समझ आ जानी चाहिए कि अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो सारे का सारा डिस्पोज करना है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो इतना को डिस्पोज करना है इंटरेस्ट के रिमेनिंग का इफेक्ट इमटेरियल हो जाए। तो इन चीजों को जहन में रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि ये हमारी पहली परवीन आ गई, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट में पहली और सबसे अहम, सबसे बड़ी परवीन है। इस हेडिंग को समझते हैं। देखिए, अगर आपने हेडिंग को समझ लिया ना, आगे चल के भी जितनी भी हेडिंग्स होती हैं कोड ऑफ एथिक्स की, तो इसके अंदर क्या डिस्कशन हो रही है ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। 2-3 दफा रीडिंग करेंगे, उसके बाद अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जब कोड ऑफ एथिक्स में, तो आपको हेडिंग पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि इस अगले पैराग्राफ में क्या डिस्कस हो रहा है, और इसमें वैल्यूएशन कैसे होगी और कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह क्या होगा। तो यहां पे कह रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड बाय, सिचुएशन क्या है कि फाइनेंशियल यानी शेयर्स होल्ड किए हैं किसने? फर्म ने,
या नेटवर्क फर्म ने। अच्छा, नेटवर्क फर्म में बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको पता है हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि जो ऑडिट क्लाइंट है इसमें जो प्रोविजंस हमारी फर्म पे अप्लाई होती हैं वो उसकी नेटवर्क फर्म पे भी अप्लाई होती हैं। फर्म इंक्लूड्स नेटवर्क फर्म और इस तरह ऑडिट इंक्लूड्स रिव्यू, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो मैं आगे अब नेटवर्क फर्म जहां जहां इस्तेमाल हो रहा होगा मैं उसको हो सकता है कुछ जगहों पे स्किप कर दूं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट फर्म के पास है या किसी ऑडिट टीम मेंबर के पास है, एंड अदर्स। इन अदर से क्या मुराद है? अच्छा, ऑडिट टीम मेंबर से जहन में रखिए ऑडिट टीम मेंबर या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इसमें शामिल है। अदर से क्या मुराद है? देखिए, अदर से मुराद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होते लेकिन उनके ऊपर यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। एक तो जैसे आपके जहन में फौरी एग्जांपल आ गई होगी ना, हमारे ऑडिट टीम मेंबर्स के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, चले उनको भी अदर में इंक्लूड कर लें। असल में अदर से मुराद वो लोग हैं जो उसी ऑफिस में हैं जिस ऑफिस में एंगेजमेंट पार्टनर काम करता है, उसमें अदर पार्टनर्स। अदर से मुराद हैं अदर पार्टनर्स, कनेक्टेड पार्टनर्स एंड एम्प्लॉय। कनेक्टेड पार्टनर्स एंड एम्प्लॉय से मुराद यह है कि जिस ऑफिस में पार्टनर काम कर रहा है उस ऑफिस में दूसरे पार्टनर्स और कुछ दूसरी टीम जो कि क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यानी फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट है एक लिस्टेड कंपनी और हमारी फर्म के दो जगहों पे ऑफिस हैं, कराची में और एक लाहौर में। अब अगर लाहौर वाले ऑडिट कर रहे हैं और फर्ज कीजिए कराची की एक टीम है वो नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पे अदर से मुराद होगा लाहौर में दूसरे पार्टनर्स। यानी अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, फर्ज कीजिए मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मेरे अलावा लाहौर में जो दूसरे पार्टनर्स हैं उन पे भी यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगी लेकिन कराची वाले पार्टनर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, कराची की वो टीम जो नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रही है, नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस पर अप्लाई होगी। अदर्स में दो लोग आ गए, एक तो पार्टनर सेम ऑफिस के और दूसरा वो सारा स्टाफ एम्प्लॉइज वगैरह जो कि नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या नहीं करना? अब ये तो हमने इसका स्कोप पढ़ लिया ना। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि इन लोगों में से किसी ने भी हमारे ऑडिट क्लाइंट पे शेयर्स एक्वायर नहीं करने। दो हरफी बात कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से कोई बंदा भी शेयर्स एक्वायर नहीं करेगा। आगे फिर वही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कौन कौन से लोग इस प्रोविजन में शामिल होंगे, वो जो मैंने आपको बता दिया। तो मेन प्रोविजन ये है कि ये सारे लोग शेयर होल्डर नहीं होंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करेंगे क्लाइंट में। अच्छा, ये सबसे बड़ी और बेसिक प्रोविजन है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस और एक्सटेंशंस हैं, आगे चल के 4-5 वो डिस्कस करेगा। जैसे पहले उसने एक्सेप्शन डिस्कस की, उसने कहा कि इंटरेस्ट एज एम्प्लॉय, यानी इन लोगों का इमीडिएट फैमिली मेंबर के पास, अगर पहली एक्सेप्शन वो बता रहा है कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हैं, एक्सेप्शन है। लेकिन किस सिचुएशन में? जब वो इमीडिएट फैमिली मेंबर एम्प्लॉय हो क्लाइंट का, तो वो अपने एम्प्लॉयमेंट राइट्स के अंडर शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है इसके एग्जांपल होते हैं स्टॉक ऑप्शन वगैरह, एम्प्लॉइज को कुछ कंपनीज देती हैं, तो अंडर स्टॉक ऑप्शंस वगैरह स्कीम, किस तरह की स्कीम हो तो उसमें शेयर रिसीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही इन एम्प्लॉइज ने शेयर्स को रिसीव किया, एज सून एज पॉसिबल उनको डिस्पोज करना है। यानी आर्जी तौर पे शेयर्स रख सकते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट राइट के अंडर, लेकिन एज सून एज पॉसिबल उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक दूसरी जो एक्सेप्शन है वो है, अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स ने ना कुछ चीजें आगे पीछे की हुई हैं, तो मैं चूंकि कोशिश मेरी ये होगी कि उस जो कोड ऑफ एथिक्स की तरतीब है वो भी हम फॉलो करें और कंसेप्चुअल अरेंजमेंट भी हमारे हाथ से ना छूटे। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि कुछ चीजें, जैसे मैं अभी एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, एक्सेप्शन के साथ उसने पहले एक्सेप्शन बताई, फिर यहाँ पे एक लीगल प्रोविजन बता रहा है, सॉरी एथिक्स की प्रोविजन बता रहा है, फिर आगे चल के फिर एक्सेप्शन बता रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको रेलिवेंट प्रोविजन बता देता हूँ ये, लेकिन ज़हन में रखिएगा मेन हम एक्सेप्शन पढ़े थे। वो कह रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड एंट्री कंट्रोलिंग एंड ऑडिट क्लाइंट, यानी ये जो प्रोविजन है ये हमारे क्लाइंट के लिए भी है, उसकी होल्डिंग कंपनी के लिए भी। यानी हमने जो ऊपर जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया था, वो टीम मेंबर होगा, वो फर्म है, वो उनके अदर कनेक्टेड पार्टनर्स और एम्प्लॉइज हैं, ये ऑडिट क्लाइंट में भी शेयर्स नहीं रखेंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, प्लस उसकी होल्डिंग कंपनी में भी नहीं रखेंगे। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि उसकी जो कंट्रोलिंग एंटिटी है हमारे क्लाइंट की, उसके भी शेयर्स एक्वायर नहीं करेंगे।
फिर आगे चल के हाँ, लेकिन कह रहे इसकी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पहली एक्सेप्शन में बता दी, एज एम्प्लॉय इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इंटरेस्ट रख सकते हैं। दूसरा, फर्म ट्रस्टी के तौर पे शेयर्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट को होल्ड कर सकती है। अब ट्रस्टी क्या होता है ये समझ लीजिए। ट्रस्टी से मुराद ये है, फर्ज कीजिए मेरा एक दोस्त है, वो मरने लगा और उसने कहा कि यार ये मेरा 1 करोड़ रुपया है, ये जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसके हवाले कर देना, लेकिन तब तक तुम कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करो कि ये 1 करोड़ रुपया जो है ना ये बढ़ता रहे, ये यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से इसकी वैल्यू कम ना हो 10-12 साल बाद। अब अगर इस अरेंजमेंट को हम एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की शक्ल दे देते हैं तो वो ट्रस्ट डीड कहलाती है, और मैं ट्रस्टी हूं, और वो जो मेरे दोस्त का बेटा है वो है बेनिफिशियरी इस ट्रस्टी का। तो सम टाइम ये अरेंजमेंट इंडिविजुअल के साथ होती है, सम टाइम फर्म्स के साथ, इवन बैंक्स के साथ, कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ भी ट्रस्ट डीड और ट्रस्टी की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। तो ये ट्रस्टी है। यहां पे क्या समझा रहा है कि क्या हम एज ट्रस्टी क्लाइंट के शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, यानी मैं ये मुनासिब समझता हूं अगर कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो ये फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या मैं अपने क्लाइंट के शेयर्स खरीद सकता हूं? अच्छा, अपने लिए नहीं, याद रखिए, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर मैं नहीं हूं, बेनिफिशियल ओनर मेरे दोस्त का बेटा है। क्या मैं उसके लिए शेयर्स खरीद सकता हूं? ये है शेयर होल्ड करना या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करना एज ट्रस्टी, जो कि इस प्रोविजन में वो डिस्कस कर रहा है। तो इस प्रोविजन में कह रहा है बिल्कुल आप एज ट्रस्टी शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशन बड़ी लॉजिकल है। पहली कंडीशन कह रहा है टीम में से कोई बंदा भी इस ट्रस्टी का बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, यानी जो शेयर्स जो हैं वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के नाम पे, थर्ड पार्टी के बेनिफिट्स के लिए लिए गए हो, टीम मेंबर में से कोई बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इमटेरियल होना चाहिए, मटेरियल नहीं। फिर उसके बाद टीम मेंबर में से कोई भी बंदे का ट्रस्ट के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये डी में कह रहा है। और फिर आगे कह रहा है आगे ट्रस्ट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ऑडिट क्लाइंट पे। ये बेसिकली वो इन्फ्लुएंस को अवॉइड कर रहा है कि कोई भी एक पार्टी किसी अपने बेनिफिट के लिए इन्फ्लुएंस ना कर सके टीम के डिसीजंस को। तो यहां पे पहली कंडीशन उसने बताई एज ट्रस्टी होल्ड करने के लिए कि टीम में से किसी को बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट इमटेरियल होना चाहिए। तीसरा, टीम का ट्रस्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट का आगे फर्दर क्लाइंट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो एज ट्रस्टी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमें बता रहा है कि अच्छा, फिर आगे मैं थोड़ी देर में आपको ये पैराग्राफ 510.8 एक्सप्लेन करता हूं, पहले नीचे वाली बात समझा दूं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव्ड अनइंटेंशनली, अगर इन अनइंटेंशनली फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, अनइंटेंशनली का मतलब यह है कि बैठे बैठाए हमें शेयर्स मिल गए, जैसे किसी ने हमें गिफ्ट कर दिए, या इनहेरिटेंस में हमारे कोई किसी फॉर एग्जांपल अंकल वगैरह की डेथ हुई, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई, विरासत में हमें भी हिस्सा मिला, उसमें शेयर्स आ गए, तो ये है फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव्ड अनइंटेंशनली। कोड ये कहता है कि आपको अगर अनइंटेंशनली इंटरेस्ट रिसीव हो तो आपने उसको एज सून एज पॉसिबल डिस्पोज करना है, उसको कोशिश करनी है इमीडिएटली इसको डिस्पोज कर दे। इसमें सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है अनइंटेंशनली में। अब वापिस आते हैं हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कॉमन विद ऑडिट क्लाइंट, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये प्रोविजन और इसके आगे एक और प्रोविजन है, इससे मिलती जुलती है। दोनों प्रोविजन मैं आपको इकट्ठी समझा रहा हूं। पहले तो ये समझने फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कॉमन विद ऑडिट क्लाइंट का मतलब क्या है। इन कॉमन विद ऑडिट क्लाइंट का मतलब यह है कि मैंने शेयर्स खरीदे, या हमारी फर्म ने, ऑडिट फर्म ने शेयर्स खरीदे, किसके? क्लाइंट के? नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट के नहीं, किसके? किसी दूसरी कंपनी के, लेकिन उस दूसरी कंपनी में हमारे क्लाइंट के भी शेयर्स थे, यानी हम दोनों ने एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, फर्म ने भी और ऑडिट क्लाइंट ने भी। तो इसमें रिस्क ये होता है कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ऑडिट क्लाइंट हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो सकती है, अगर वो इंटरेस्ट हमारा मेजर इंटरेस्ट हो, या क्लाइंट इस पोजीशन में हो कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता हो, इन्फ्लुएंस कर सकता हो उस एंटिटी को जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये है मेन कंसेप्ट। अच्छा, इसमें आगे दूसरा चेंज क्या आएगा, एक वेरिएशन क्या आएगी आगे चल के, यहां पे है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कॉमन विद ऑडिट क्लाइंट, आगे चल के आएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कॉमन विद मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ऑफ क्लाइंट। ये दोनों प्रोविजन डिफरेंट है, यानी अगर मैंने कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट की और क्लाइंट ने भी कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट की, ये प्रोविजन डिफरेंट है, ये वाली है प्रोविजन। दूसरी सिचुएशन क्या है, मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, क्लाइंट कंपनी नहीं, उसके किसी डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, इसमें भी थ्रेट राइज होगा। लेकिन
इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, कोड ऑफ एथिक्स ने दोनों सिचुएशन को अलग-अलग क्यों डिस्कस किया? वो इकट्ठा भी डिस्कस कर सकता था। इसलिए कि अगर क्लाइंट के किसी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय वगैरह ने इन्वेस्टमेंट की उस कंपनी में, तो हमारा थ्रेट थोड़ा बढ़ सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ अब फेमिलियरिटी थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमारे उस डायरेक्टर, ऑफिसर जो नेचुरल पर्सन है, उसके साथ हो सकता है हमारी हेलो हाय हो और इन्फ्लुएंस हो सकते हैं पर्सनल लेवल पे भी। तो इस वजह से उसने कोड ऑफ एथिक्स ने दोनों को अलग डिस्कस किया है। यहां पे ध्यान में रखिएगा, हम सिचुएशन कौन सी डिस्कस कर रहे हैं कि जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है हमारा ऑडिट क्लाइंट के साथ, ऑडिट क्लाइंट। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कहता है आप कर सकते हैं इस तरह, कॉमन इन्वेस्टमेंट हो सकती है कॉमन क्लाइंट में, लेकिन शर्त क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट इमटेरियल हो और ऑडिट क्लाइंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना एक्सरसाइज कर सकता उस एंटिटी पे जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है। चले ये बात हो गई कि हमारा यहाँ तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इमटेरियल छोटा सा हो, जिसके ऊंच नीच होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या दूसरे सेफगार्ड क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि क्लाइंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उस एंटिटी पे। ठीक है, अच्छा अब फर्ज कीजिए कि हमारे एक टीम मेंबर का इंटरेस्ट है एक कंपनी में और दूसरी तरफ ऑडिट क्लाइंट का भी इंटरेस्ट है उसी कंपनी में, दोनों ने शेयर खरीदे हैं। अब क्या होगा? अब क्या हम ऐसे टीम मेंबर को शामिल कर सकते हैं ऑडिट करने के लिए क्लाइंट का? इसका जवाब है कि एज इट इज तो नहीं कर सकते। हाँ, अव्वल तो आपको ये करना चाहिए कि ऐसे टीम मेंबर को, ऐसे बंदे को जिसने इन्वेस्टमेंट, कॉमन इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसको टीम का हिस्सा ना बनाए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने टीम का हिस्सा लाजमी बनाना है, शायद इस वजह से उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या कुछ भी रीजन हो सकती है, तो फिर आपको उससे ये इंटरेस्ट डिस्पोज करवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट डिस्पोज करे फिर वो बन सकता है। अच्छा, ये हमने प्रोविजन डिस्कस कर दी जब ऑडिट क्लाइंट की हमारी इन्वेस्टमेंट थी। अब मैं इसके बाद आगे प्रोविजन डिस्कस करने जा रहा हूं जब हमारे क्लाइंट के डायरेक्टर, ऑफिसर वगैरह की इन्वेस्टमेंट है। यहां पे एक काम कीजिए कि इमीडिएट फैमिली का जो हेडिंग कोड ऑफ, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये कुछ मिसलीडिंग सी मुझे लग रही थी, मतलब वो जो हेडिंग पढ़ के जहन में आ रहा है, नीचे वो चीज डिस्कस नहीं हुई थी, तो मुझे तो बेहतर यह है कि इसको क्रॉस कर दीजिए। यहां पे सिचुएशन ये बेसिकली इमीडिएट फैमिली की नहीं, बल्कि इमीडिएट सिचुएशन डिस्कस कर रहा है कि जब कॉमन इंटरेस्ट होगा और वो है इंटरेस्ट हमारे क्लाइंट के डायरेक्टर या ऑफिसर्स का, तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो राइज होगा ही होगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, साथ में फेमिलियरिटी इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो जाएगा। ठीक है, कब? जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है हमारे एंटिटी में और उस हमारे क्लाइंट का। अच्छा, यहां पे आपने कोड ऑफ एथिक्स में अल्फाज मुझे याद आ गई, एक बात नोट करने हैं, एंटिटी के और क्लाइंट के। ठीक है, एंटिटी क्लाइंट से मुराद वो जो हमारा ऑडिट क्लाइंट है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, और एंटिटी से मुराद सम टाइम ये थर्ड पार्टी होती है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का हो सकता है इशू। तो हमारी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंटिटी यानी किसी थर्ड पार्टी में, हमारी ऑडिट क्लाइंट में नहीं। ऑडिट क्लाइंट में होता तो वो हमारी बेसिकली जो ऊपर वाली पहली प्रोविजन है जहां से हमने स्टार्ट लिया था, वो वाला पैराग्राफ एप्लीकेबल होता। तो यहां पे हमारा उस एंटिटी में इंटरेस्ट है और इसके साथ ही साथ किसी डायरेक्टर, ऑफिसर या कंट्रोलिंग ओनर का भी इंटरेस्ट है। अब क्या करना है? ठीक है, अब कह रहा है कि ये आपने कुछ फैक्टर्स को वैल्यूएट करना। अच्छा, जहन में रखिए, इससे पहले वाली प्रोविजन में जब क्लाइंट का कॉमन इंटरेस्ट था तब वो उसने फैक्टर्स हमें नहीं बताए थे। ठीक है, तब उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो इंटरेस्ट जो है वो आपका इमटेरियल होना चाहिए या क्लाइंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली यही फैक्टर्स भी बन जाते हैं। यहां पे भी यही कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट, मटेरियलिटी, आपने कंसीडर क्या क्या चीजें करनी है। मटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इमटेरियल हो तो अच्छा है, और हमारा जो वो पार्टी है, इन्वेस्टर है जो क्लाइंट का डायरेक्टर ऑफिसर, उसका कोई कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एंटिटी के ऊपर। ये दो बातें तो वही हो गई जो उसने एंटिटी वाले केस में की, कॉमन इन्वेस्टमेंट विद एंटिटी वाले केस में गई थी। अब वो अगली बातें क्या बता रहा है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द ऑडिट टीम, यानी जहां पे हमारे लेवल पे जिस बंदे ने, अगर किसी इंडिविजुअल ने शेयर्स होल्ड किए हैं तो उसका रोल किया विद इन द एंटिटी, वो सीनियर है कि जूनियर है या पार्टनर है फॉर एग्जांपल, और एंटिटी क्लोजली हेल्ड है या वाइडली हेल्ड है। क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड का मतलब ये है, आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड, उसके चंद एक सिर्फ ओनर्स होते हैं। वाइडली हेल्ड का मतलब है ओनर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर वाइडली हेल्ड कंपनी हो तो ये ज्यादा बेहतर होता है। इसका मतलब है, इंडायरेक्ट मतलब इसका ये होता है कि क्लाइंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्योंकि शेयर होल्डिंग फैली हुई है। इन फैक्टर्स को सामने रख के हम डिसाइड कर लेंगे कि लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, एक्शंस क्या हो सकते हैं। वही एक्शंस तकरीबन जो हमने पहले पढ़े थे। या तो उस टीम मेंबर को रिमूव कर दे, रिमूव नहीं करना जिसका शेयर, तो उसको कह दे कि डिस्पोज कर दे शेयर्स को,
डिस्पोज भी नहीं करना तो फिर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको टिप बता दूं, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं ना कोड ऑफ एथिक्स सेफ गार्ड्स को, तो नॉर्मली वो सिर्फ हमें एग्जाम्पल के तौर पे जो बड़े बड़े 2-3 सेफ गार्ड्स होते हैं वो बता देता है। अगर आपको लगे कि इसके अलावा भी कोई सेफ गार्ड रेलिवेंट हो सकता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे इससे प्रीवियस वाली जो कॉमन इन्वेस्टमेंट वाली एग्जांपल थी उसमें उसने रिमूवल ऑफ रेलिवेंट टीम मेंबर की बात नहीं की थी, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचे, क्या उस जिसका इंटरेस्ट है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो बिल्कुल फर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे रिमूवल की बात उसने की है लेकिन डिस्पोजल ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की यहाँ पे। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से सोचे कि अगर किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, और वो इंडिविजुअल उस इंटरेस्ट को डिस्पोज कर देता है तो फर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो देखें ये जो उसने सेफ गार्ड एक्शन बताए होते हैं ये मिनिमम सेफ गार्ड है। अगर एक तो आपके जहन में आ रहा हो एग्जाम में भी कि मैं एडिशनल इसमें ऐड कर सकता हूं तो आप बिल्कुल वो ऐड कीजिए, उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्लोज फैमिली का केस। जी नेक्स्ट हम क्लोज फैमिली वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको ग्लोसरी वाले टॉपिक में डिफरेंस बताया था इमीडिएट फैमिली, क्लोज फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स का। इमीडिएट फैमिली है स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड वगैरह, क्लोज फैमिली है पेरेंट्स, सिबलिंग्स और डिपेंडेंट चाइल्ड, और क्लोज रिलेटिव में बाकी के जो फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं वो कवर होते हैं। यहाँ पे क्लोज फैमिली की बात कर रहा है कि अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्लोज फैमिली मेंबर में से किसी का हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा एज यूजुअल। हाँ, जो फैक्टर्स हमने इवेल्युएट करने हैं जिनके ऊपर लेवल ऑफ थ्रेट इन्वॉल्व होगा वो फैक्टर्स क्या हैं। देखिए क्लोज फैमिली है लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि वो उसका नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो जो थ्रेट बेसिकली डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि हमारा नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है उस पर्सन के साथ जो होल्ड कर रहा है इंटरेस्ट को, प्लस नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मटेरियल है, इमटेरियल है, और जो टीम मेंबर है जिसका क्लोज रिलेटिव है, जिसके शेयर्स हैं, उस टीम मेंबर की का रोल क्या है विद इन द एंगेजमेंट टीम, वो सीनियर पोजीशन पे या जूनियर पे। ये फैक्टर्स हम सामने रख के एवेल्युएट करेंगे। आगे देखते हैं क्या यही फैक्टर्स कर रहा है, तकरीबन यही फैक्टर कर रहा है। वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखना है दोनों पार्टीज के दरमियान में क्या है, इंटरेस्ट देखना है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और मटेरियलिटी देखनी है कि जो इंटरेस्ट वो इमटेरियल है या इमटेरियल। उसने रोल की बात नहीं की, लेकिन याद रखे रोल को भी हम सामने रखते हैं कि जिस मेंबर का इंटरेस्ट है उसकी हमारे आरडी टीम में पोजीशन क्या है। हाई पोजीशन पे है तो थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा, लोअर पोजीशन पे है जूनियर है तो थ्रेट इनसिग्निफिकेंट होगा। एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं, सबसे पहले तो डिस्पोज करवा दें, उस रेलिवेंट क्लोज फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करें कि सर आप इस इंटरेस्ट को डिस्पोज कर दें। अगर वो डिस्पोज नहीं करता तो हम उस रेलिवेंट टीम मेंबर को रिमूव कर देंगे, और इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्पोजल या रिमूवल से पहले अगर कोई काम वगैरह किया हुआ है तो उसको चेक करने के लिए कि उसमें कोई क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं देगी, जजमेंट अप्लाई करते हुए फेवर तो नहीं दी गई, उसके लिए हम रिव्यूअर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। रिव्यूअर वाली बात उसने यहाँ पे नहीं दी, बल्कि नीचे लिखी हुई है एक्शन टाइप ये रिव्यूअर वाली बात, तो रिव्यूअर को भी अपॉइंट करें। नेक्स्ट केस है अदर इंडिविजुअल्स का। अदर इंडिविजुअल से क्या मुराद है, अदर इंडिविजुअल से मुराद हैं क्लोज रिलेटिव्स, यानी जो फैमिली मेंबर नहीं है, रिलेटिव्स हैं, कजन्स वगैरह, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर हैं, या फर्म के अंदर जो दूसरे पार्टनर्स या एम्प्लॉयज हैं। देखिए यहाँ पे अदर पार्टनर्स या एम्प्लॉयज से मुराद वो कनेक्टेड वाले नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड वाले जो पार्टनर्स या एम्प्लॉयज थे जो कि सेम फर्म ऑफिस में थे या क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, वो हम ऊपर वाली प्रोविजन में कवर कर चुके हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे अदर इंडिविजुअल से मुराद हैं वो वाले इंडिविजुअल जो कि ऊपर वाले किसी भी प्रोविजन में कवर नहीं होते। यानी रिलेटिव्स की बात करें तो हम ये क्लोज रिलेटिव को कवर कर रहा है, यानी जो फैमिली मेंबर का हिस्सा नहीं है। और अदर्स की बात करें तो फर्म में ऐसे पार्टनर्स या इंडिविजुअल्स हैं जो कि हमारी एंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं है, वो हो सकता है किसी दूसरे और क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो कवर हो रहे हैं। और ये प्रोविजन तकरीबन वैसे ही है जैसी कि हमारी क्लोज फैमिली मेंबर्स वाली है, यानी उसमें उसी तरह सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो रहा है। पहले हमें ये बता रहा है कि जी इस अदर इंडिविजुअल से उसकी मुराद क्या है।
फिर बता रहा है सेल्फ इंटरेस्ट लेटराइज हो रहा है, फैक्टर्स जो वैल्यूएट करने हैं उसमें तकरीबन उसी तरह के फैक्टर्स आएंगे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, इंटरेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर फॉर्म का स्ट्रक्चर बता रहा है, छोटी फॉर्म में तो सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है, बड़ी फॉर्म में तो सिग्निफिकेंस कम होगी। सेफगार्ड में भी तकरीबन वही बात कर रहा है कि आपने रिलेटिव टीम मेंबर्स को रिमूव कर दें या शेयर्स को डिस्पोज करवा दें या एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करें कि वो उसका रिव्यू कर लें। तो ये हमारा पहला सेक्शन जो है 500 में, सेक्शन 510 फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 511 लोन्स एंड गारंटीज। ये सेक्शन बेसिकली डील करता है कि क्या हम अपने ऑडिट क्लाइंट से लोन ले सकते हैं या उसको लोन या गारंटी वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे वैसे लोन एंड गारंटी दोनों की बात होती है, मैं प्रीवियस डिस्कस करते हुए सिर्फ लोन का वर्ड यूज करूंगा आसानी के लिए। तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर आप अपने क्लाइंट के साथ लोन का लेना देना करते हैं तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा। फिर इस सेक्शन को वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक ये कि आपने लोन दिया क्लाइंट को और दूसरी सिचुएशन है कि क्लाइंट से लोन लिया। पहले डिस्कस करा यहाँ पे वो सिचुएशन जिसमें हमने क्लाइंट को लोन दिया, लोन्स एंड गारंटी विद एन ऑडिट क्लाइंट का मतलब हमने क्लाइंट को लोन दिया। तो ये चूंकि ये थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फर्म का मकसद फर्म का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लोन प्रोवाइड करना नहीं होता किसी को, इसलिए कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि ये सिर्फ उस सूरत में अलाउड होगा अगर लोन की अमाउंट इमटेरियल होगी, फर्म के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, दोनों के लिए अमाउंट इमटेरियल है फिर ये अलाउड है। अगर मटेरियल अमाउंट है तो ये अलाउड नहीं, यानी फर्म मटेरियल अमाउंट का लोन अपने क्लाइंट को नहीं दे सकती। फिर इसके बाद दूसरा केस है लोन या गारंटी विद एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज ए बैंक और सिमिलर इंस्टीट्यूशन, यानी अब ये बात कर रहा है कि लोन लिया हमने, क्या लोन जब ले सकते हैं, इस सिचुएशन को डिस्कस करा है। इसको आगे फर्दर उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि अगर जिससे आपने लोन लिया है वो बैंक है तो क्या होगा, अगर वो बैंक नहीं है तो क्या होगा। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इसलिए की गई क्योंकि अगर बैंक से लोन लिया गया है तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि बैंक का रूटीन का ये बिजनेस होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो कह रहा है कि अगर बैंक से लोन लिया है तो इसकी इजाजत है, शर्त ये है कि आपने ये लोन अंडर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स लिया हो, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन, यानी मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर में दिया हो, क्लाइंट से कोई फेवर ना लिए हो टर्म्स एंड कंडीशन में या लैंडिंग के प्रोसीजर में, तो फिर इसकी इजाजत है। हाँ, अगर ये लोन मटेरियल है, आपने चाहे वो बैंक ने लोन दिया उसका नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस यही था, लेकिन अगर ये मटेरियल है फर्म के लिए तो एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड अप्लाई करना चाहिए फर्म को। सेफगार्ड क्या अप्लाई करना चाहिए कि जो भी अपना ऑडिट का उसने काम किया वो रिव्यूअर करवा दे, रिव्यूअर से रिव्यू करवा ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन को सामने रखते हुए क्लाइंट को कोई फेवर दे दी गई हो। हाँ, अगर बैंक के साथ कोई डिपॉजिट या ब्रोकरेज अकाउंट वगैरह खुलवाए जाते हैं तो वो कॉमन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर्स के ऊपर है, इसमें रिव्यूअर को भी पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोन वाले केस में रिव्यूअर को पॉइंट करने की जरूरत है। हाँ, अगर लोन लिया बैंक से नहीं किसी दूसरी कंपनी से, किसी शुगर फॉर एग्जांपल कंपनी से, तो उस सूरत में ये उसी सूरत में इजाजत है अगर ये इमटेरियल हो। अगर मटेरियल लोन लिया गया होगा तो फिर उसकी कतई इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन शॉर्ट अगर हमने क्लाइंट को लोन दिया तो वो सिर्फ उसी सूरत में इजाजत है अगर इमटेरियल हो। क्लाइंट से लोन लिया, बैंक है तो उसकी इजाजत है, अगर मटेरियल है तो रिव्यूअर को पॉइंट करेंगे कि हम रिव्यू कर ले। अगर किसी और से लोन लिया तो वो सिर्फ उस सूरत में इजाजत होगी अगर इमटेरियल होगा। ये था हमारा लोन एंड गारंटी वाला सेक्शन, सिंपल छोटा सा सेक्शन था ये हमारा। जी नेक्स्ट हमारा सेक्शन 520 बिजनेस रिलेशनशिप। सबसे पहले तो बिजनेस रिलेशनशिप को समझ लेते हैं कि बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। इसकी एग्जांपल्स कोड ऑफ एथिक्स देता है, 3 एग्जांपल उसने हमें दी कि बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है कि ऑडिट टीम मेंबर में से कोई या फर्म क्लाइंट या उसके किसी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर ले या दोनों मिलके कंबाइन प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करें, यानी प्रोडक्ट डेवलप की क्लाइंट ने कोई सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल और जो फर्म है वो उसकी ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो दोनों मिलके कंबाइन प्रोडक्ट या सर्विसेज को करके उसको सेल करें, ये भी बिजनेस रिलेशनशिप है। ये भी एक तरह से जॉइंट वेंचर ही की तरह मिलती जुलती एग्जांपल है। या
फर्म सेल या डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रमोट करे क्लाइंट की सर्विसेज को, या वाइस वर्सा क्लाइंट प्रोडक्ट या सर्विसेज जो फर्म की है उनको प्रमोट करे, मार्केट करे। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारी कमर्शियल रिलेशनशिप या क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप की। कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि जी क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट होता है। इसीलिए कोई भी फर्म या उसका कोई भी टीम मेंबर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रख सकता सिवाय उस वक्त जब इंटरेस्ट इमटेरियल हो और बिजनेस रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो। यानी अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इमटेरियल है, बिजनेस रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट है, तब ये एक्टिविटीज की जा सकती हैं, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप रखा जा सकता है। वरना अगर ये मटेरियल या सिग्निफिकेंट है तो क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखा जा सकता। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप में इसके बाद कॉमन इंटरेस्ट इन क्लोजली हेल्ड एंटिटीज की बात आती है। इसको मेरा मशवरा ये है, इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट वाला हम इससे पहले कवर कर चुके हैं कि जब कॉमन इन्वेस्टमेंट होती थी, ये हमने फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाले में कवर किया था। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इससे कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट होता है अगर क्लाइंट अगर फर्म क्लाइंट या कोई टीम मेंबर क्लाइंट की गुड या सर्विसेज को बाय करे? ये क्वेश्चन है। कोड ऑफ एथिक्स का जवाब देता है नहीं, क्योंकि देखिए गुड या सर्विसेज जिस तरह हमने स्टडी किया था लोन वाली एग्जांपल में कि अगर हम किसी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो वो चूंकि बैंक सारी दुनिया को भी लोन देता है, हमें भी लोन दे दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल हो लोन तो उस वजह से थोड़ा थ्रेट क्रिएट होता है और हमने उसके लिए सेफगार्ड पढ़ा था कि रिव्यूअर को अपॉइंट कर दिया जाए। एग्जैक्टली उसी तरह अगर सारी दुनिया क्लाइंट से गुड्स या सर्विसेज बाय कर रही है, हमने भी उससे गुड्स या सर्विसेज बाय कर ली है, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है इसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। लेकिन शर्त यह है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो, यानी जिस प्राइस पे जिन टर्म्स एंड कंडीशन में बाकी दुनिया को सेल की जा रही है उन्हीं टर्म्स में हमें भी गुड्स या सर्विसेज सेल की जा रही हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर बाजुकात ऐसा होता है कि इसकी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, उस सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो सकता है। और आप क्या कर सकते हैं सेफगार्ड के तौर पे, या तो वो जो रेलिवेंट इंडिविजुअल है उसको रिमूव कर दें, या जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें, ताकि ये इमटेरियल हो सके इसका इम्पैक्ट। जी नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। इस सेक्शन में हमें वो बताता है कि अगर हमारे किसी टीम मेंबर का कोई रिश्तेदार रिलेटिव क्लाइंट पे किसी की पोस्ट पे है, की पोस्ट को वो क्या करता है, डायरेक्टर लेवल पे है, कोई ऑफिसर है, या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, काउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने में जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। अगर हमारे किसी भी टीम मेंबर का कोई रिलेटिव्स इस पोजीशन पे है तो इससे थ्रेट क्रिएट होता है। फेमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ये तीन थ्रेट कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक इस सिचुएशन में क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे फिर आगे फर्दर वो गाइड करता है कि इसको हमने वैल्यूएट किस तरीके से करना है और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। टोटल 4 सिचुएशन इस सेक्शन में फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में डिस्कस कर रहा है। पहली सिचुएशन जब हमारे टीम मेंबर का इमीडिएट फैमिली मेंबर हो क्लाइंट पे। दूसरी सिचुएशन हमारे टीम मेंबर का क्लोज फैमिली मेंबर हो क्लाइंट पे। तीसरी सिचुएशन हमारे टीम मेंबर का क्लोज रिलेटिव, फैमिली मेंबर नहीं क्लोज रिलेटिव क्लाइंट पे हो। और चौथी सिचुएशन जब टीम मेंबर के अलावा फर्म के किसी पार्टनर या एम्प्लॉय का कोई रिलेटिव क्लाइंट पे इसी इन पोजीशन में से किसी पोजीशन पे हो, तो उसमें ये थ्रेट अराइज होगा। हमने क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है वो हमें इस सेक्शन में बताता है। मैं ब्रीफली आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले वो ये कहता है अगर तो हमारे किसी टीम मेंबर का इमीडिएट फैमिली मेंबर का हमारे टीम मेंबर का इमीडिएट फैमिली मेंबर क्लाइंट पे इन डायरेक्टर ऑफिसर या की पोजीशन पे है, की एम्प्लॉय है, तो ऐसे टीम मेंबर को अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए। इसका तो कोई सेफगार्ड ही नहीं है ना, सिंपल, ऐसे को अवॉइड नहीं कर, इसको निकाल दें। अगली सिचुएशन अगर हमारा टीम मेंबर का कोई क्लोज फैमिली मेंबर क्लाइंट पे डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय है, तो इसमें कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने वैल्यूएट करना है थ्रेट को। और थ्रेट को वैल्यूएट करने में वो हमें 3 चीजें बताता है इस तरह के जब भी कोई रिलेशनशिप होगा। पहली चीज हमने वैल्यूएट करना है वो टीम मेंबर हमारी टीम में किस पोजीशन पे है, लोअर या हायर पोजीशन पे, जूनियर या सीनियर। दूसरी चीज वैल्यूएट करेगी जो थ्रेट को वो ये कि जो रिलेटिव क्लाइंट पे है वो किस पोजीशन पे है, वो हाई पोजीशन पे है या के लो पोजीशन पे है। और तीसरी चीज
इन दोनों का नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है आपस में। रिलेशनशिप जितना क्लोज होगा उतना थ्रेट ज्यादा होगा, पोजीशन जितनी हाई होगी उतना ही थ्रेट ज्यादा होगा। अब इसमें सेफगार्ड्स में वो क्या कहता है, सेफगार्ड्स में वो ये कहता है कि सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे टीम मेंबर को आप इंगेजमेंट से रिमूव कर दें। अगर रिमूव कर दिया पहली ऑप्शन, दूसरा सेफगार्ड क्या हो सकता है कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रक्चर करने या रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है कि आप इस टीम मेंबर से वो वाला काम ले जो इसके रिलेटिव के दायरा इख्तियार से बाहर होगा, ताकि वो उसको फेवर देना भी चाहे तो ना दे सके। और तीसरा सेफगार्ड है कि एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट कर दिया जाए। ये है हमारे वैल्यूएट कैसे करना है हमने थ्रेट को और उसके सेफगार्ड्स क्या हैं। फिर इसके बाद थर्ड सिचुएशन आती है जब कोई क्लोज रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर रहा हो, या फोर्थ सिचुएशन जब फर्म के अंदर किसी दूसरे पार्टनर या एम्प्लॉय का रिलेटिव क्लाइंट में डायरेक्टर ऑफिसर या की पोजीशन पे है। ये थर्ड और फोर्थ सिचुएशन याद रखे, तकरीबन मोर देन 90% वैसी ही है। उसी तरह थ्रेट वैल्यूएट करते हैं, उसी तरह के सेफगार्ड हैं जो कि सेकंड वाली सिचुएशन के हैं जब क्लोज फैमिली मेंबर क्लाइंट में काम कर रहा होता है। तो ये हमारा ओवरऑल सेक्शन की समरी थी। अब मैं ब्रीफली आपको हाईलाइट भी बताता चलूं करवा के। सेक्शन हमारा 521 फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप कह रहा है थ्रेट कौन से राइज होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये थ्रेट राइज होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स ने कह दिया सो कह दिया। फिर आगे जनरल में हमें ये कह रहा है कि हमने इन फैक्टर्स को वैल्यूएट करना है। देखिए वही 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, हमारी टीम में इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है, फैमिली मेंबर का क्लाइंट पे क्या रोल है, और दोनों का क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप क्या है, इन पे डिपेंड करेगा थ्रेट। फिर इसके बाद कह रहा है इमीडिएट फैमिली ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर, पहले वाला केस डिस्कस कर रहा है। इसमें जो 3-4 पैराग्राफ शुरू किए इनको काट दीजिए, इसमें कोई काम की बात नहीं कर रहा बल्कि थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ही है। असल बात कर रहा है ये रिक्वायरमेंट वाले पैराग्राफ में कि इंडिविजुअल का अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर क्लाइंट में इन पोजीशन में से किसी पोजीशन पे भी है उसको पॉइंट नहीं किया जाएगा। दूसरा केस क्लोज फैमिली ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर का, इसमें वो बता रहा है हमें कि थ्रेट तो सेम वही क्रिएट होंगे, फैक्टर्स भी वही, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन वगैरह, सेफगार्ड्स क्या हैं उसको रिमूव कर दें या रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर कर दें। रिव्यूअर वाली बात नहीं की लेकिन वो आप उसने बात नहीं की लेकिन हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अदर रिलेशनशिप्स ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर यानी क्लोज रिलेटिव, थर्ड सिचुएशन की बात कर रहा है। इसमें भी सिमिलर चीजें हैं तकरीबन सारी, बस ये कह रहा है कि जी इसमें जो टीम मेंबर है वो खुद से बताए कि जी मेरा कोई क्लोज रिलेटिव जानने वाला है, मेरा कजन है, मेरा दोस्त है, वो क्लाइंट पे काम कर रहा है इस पोजीशन के ऊपर। फिर उसके बाद उन्हीं फैक्टर्स को सामने रख के मैंने वैल्यूएट करना है हमने, सेफगार्ड भी वही है। और जो फोर्थ सिचुएशन है पार्टनर एंड एम्प्लॉइज वाली, उसमें भी सिमिलर अप्रोच है उसकी, उसी तरह थ्रेट को वैल्यूएट करेंगे और उसी तरह हमने सेफगार्ड भी अप्लाई करना है। इन रेलिवेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जाम में आपके काम आ जाए। तो ये हमारा सेक्शन 521 था, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। चीजें रिपीट इसमें ज्यादा हो रही हैं, कंसेप्ट इसमें सिंपल उतना ही था जितना मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। जी नेक्स्ट हमारा सेक्शन 522 रीसेंट सर्विसेज विद एन ऑडिट क्लाइंट से रिलेट कर रहा है। अच्छा पहले इसको समझ लीजिए, रीसेंट सर्विसेज विद एन ऑडिट क्लाइंट का मतलब क्या है कि पास्ट में क्लाइंट का कोई डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय था की पोजीशन पे, उसने क्लाइंट को छोड़ के हमारी फर्म में आ गया और अब फर्म ये चाह रही है कि इसको हम ऑडिट टीम का हिस्सा बना के उसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए भेज दें। ये है सिचुएशन जो कि इस सेक्शन में डिस्कस हुई है। इसमें बताता है कि थ्रेट कौन से राइज होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू और फेमिलियरिटी थ्रेट। इसको सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक ये कि अगर तो जिस साल उसने क्लाइंट को छोड़ा उसी साल हमारे पास आया और उस सेम ईयर में हम उसे ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेज रहे हैं, तो उसमें थ्रेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो उसने अपना किया हुआ काम बेसिकली खुद ही चेक कर रहा होगा सेम ईयर में। तो इसकी स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल इजाजत नहीं देता। कहता है ऐसे टीम मेंबर को जो सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय ऑडिट रिपोर्ट हो, ऐसे टीम मेंबर को हमने ऑडिट में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ अगर वो साल गुजर गया और अगले साल में उसको हम टीम का हिस्सा बना के भेज रहे हैं तो थ्रेट इसमें भी राइज होता है, लेकिन इसको ये निस्बतन कम थ्रेट है। इस सिचुएशन की कोड ऑफ एथिक्स ने इजाजत दी है कि अगर जिस साल का ऑडिट हो रहा है उस साल नहीं, उससे पहले साल उसने सर्व किया है टीम मेंबर ने क्लाइंट को, तो उसको टीम का हिस्सा बना के भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें थ्रेट को वैल्यूएट करना है।
थ्रेट को इवैल्यूएट करने के लिए तीन चीजें हमें बताता है। पहली चीज, पास्ट में वो एम्प्लॉय क्लाइंट में किस पोजीशन पे काम कर रहा था। दूसरी चीज, करंटली एंगेजमेंट टीम में किस पोजीशन पे काम कर रहा है। और तीसरी चीज, कितना वक्त गुजर गया उसे क्लाइंट को छोड़े हुए। जाहिर है जितना ज्यादा वक्त गुजरा होगा उतना थ्रेट कम होता जाएगा। जो इन फैक्टर्स को वैल्यूएट करने के बाद जो सेफगार्ड अप्लाई किए जा सकते हैं वो है अप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट कर देंगे हम, यानी वो टीम का हिस्सा होगा, काम जरूर करेगा, लेकिन उसके काम को फिर एक रिव्यूअर से हम रीचेक करवा लेंगे इंश्योर करने के लिए कि कहीं उसने क्लाइंट को कोई फेवर नहीं दी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 523 रिलेट करता है सर्विंग एज ए डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। अच्छा, इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारा ऑडिट टीम मेंबर साइमल्टेनियसली क्लाइंट को सर्व कर रहा है एज डायरेक्टर या ऑफिसर। इससे पहले या इसके बाद जो पोजीशन डिस्कस होंगी उसमें वो साइमल्टेनियसली सर्व नहीं कर रहा दोनों जगह पे। या तो वो पहले क्लाइंट का हिस्सा था, क्लाइंट को सर्व करके ऑडिट फर्म का हिस्सा बना, या आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो ऑडिट टीम मेंबर का हिस्सा, ऑडिट टीम मेंबर आया और हमारे फर्म को छोड़ के क्लाइंट का हिस्सा बन गया। यानी मूवमेंट इन या मूवमेंट आउट, ये दोनों केसेस आगे पीछे डिस्कस हुए हैं। इस सेक्शन में खास तौर पे केस डिस्कस हुआ है जब एक टीम मेंबर साइमल्टेनियसली क्लाइंट को सर्व कर रहा है। तो इस पोजीशन में वो ये कहते हैं कि जी इसकी तो बिल्कुल इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। इसमें बिल्कुल इजाजत नहीं इन्होंने दी कि कोई टीम मेंबर क्लाइंट को एज डायरेक्टर ऑफिसर या किसी ऐसे एम्प्लॉय जो कि की पोजीशन पे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इस पोस्ट के ऊपर साइमल्टेनियसली कोई भी टीम मेंबर काम नहीं कर सकता। हाँ, एक पोजीशन उन्होंने निकाल लिया एक्सेप्शन के तौर पे कंपनी सेक्रेटरी की, और नीचे डिस्कशन में वो इसको एक्सप्लेन करते हुए ये कह रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन जो होती है इसमें ये डिफरेंट नेचर की होती है। इसमें समटाइम्स सिर्फ रूटीन नेचर के काम होते हैं कि आपने जैसे कोई बुक्स जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने हैं, रिटर्न मेंटेन करनी है, रिकॉर्ड कंपनी का मेंटेन करना है, सिर्फ इतना रूटीन नेचर का काम। या सम टाइम ये इसका काम सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, ज्यादा सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग में इसको इन्वॉल्व किया गया हो कंपनी सेक्रेटरी को। तो कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि इसकी इजाजत अगर तो इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है तो फिर कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे भी आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सिर्फ रूटीन या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी, तो इस सूरत में एक टीम मेंबर कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले कर सकता है। यानी क्वेश्चन ये है कि क्या एक टीम मेंबर हमारे ऑडिट क्लाइंट में कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले कर सकता है। इसका जवाब स्टैंडर्ड कहता है यस कर सकता है। शर्त ये है, कुछ शराइत है। पहली शर्त ये कि लॉ परमिट करता हो, लोकल लॉस इन्होंने पाबंदी ना लगाई हो। दूसरा सेफगार्ड ये कह ले कि मैनेजमेंट ने सारे के सारे डिसीजन खुद करने हैं, डिसीजन मेकिंग कंपनी सेक्रेटरी नहीं करेगा। और तीसरा, कंपनी सेक्रेटरी का काम सिर्फ और सिर्फ रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम करना होगा, यानी मीटिंग के मिनट्स वगैरह प्रिपेयर कर दिए, रिटर्न प्रिपेयर कर दिए, रिकॉर्ड प्रिपेयर कर दिया, सिग्निफिकेंट नेचर का काम इससे नहीं लिया जाएगा। तो इन सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकता है हमारा टीम मेंबर। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 524 की तरफ चलते हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। इसका थीम समझ लीजिए पहले। ये सेक्शन हमें समझा क्या रहा है, किस सिचुएशन को डील कर रहा है। ये सिचुएशन है जब टीम मेंबर शिफ्ट करते हैं फर्म से एम्प्लॉय की क्लाइंट की तरफ। यानी पहले एक टीम मेंबर हमारी फर्म में था, अब वो फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे जा रहा है। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इस सेक्शन के अंदर तीन बड़ी सिचुएशन उन्होंने डिस्कस की है। एक ये कि जब कोई भी टीम मेंबर क्लाइंट की तरफ जाने के लिए निगोशिएशन कर रहा है, अभी गया नहीं, पहली सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन है जब कोई टीम मेंबर फर्म को छोड़ के क्लाइंट की तरफ चला गया है, जा चुका है, ये दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन है, ये तीसरी सिचुएशन पब्लिक इंटरेस्ट स्टैंडर्ड्स यानी लिस्टेड कंपनीज के लिए है कि जब कोई इंगेजमेंट पार्टनर की बात हो रही है, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट पोजीशन है विद इन द एंगेजमेंट टीम। जब कोई इंगेजमेंट पार्टनर फर्म को छोड़ के क्लाइंट अपने ऑडिट क्लाइंट को ज्वाइन करता है। ये तीन सिचुएशन डिस्कस हुई हैं इस सेक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताता है कि जी अगर कोई हमारा टीम मेंबर हमें छोड़ के एम्प्लॉय के क्लाइंट के पास जाता है तो इससे थ्रेट कौन सा राइज होता है इस सिचुएशन में? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब हमें बता रहा है रिक्वायरमेंट्स जो कि ऑल ऑडिट क्लाइंट्स की है। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स में जो रिक्वायरमेंट्स है, याद रखें इसको दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया है। ये वो पार्टनर वाली सिचुएशन स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज वाली नहीं है।
यानी इस सेक्शन को उसने दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया, लिस्टेड कंपनी वाला अलग और बाकी जो सेक्शन सारे क्लाइंट्स पे अप्लाई होना है वो अलग। जो ऑल ऑडिट क्लाइंट्स में सेक्शन एप्लीकेबल है उसमें आपको बताया था दो हिस्से हैं, एक वो कि जिसमें निगोशिएशन हो रही है जाने के लिए, और दूसरा हिस्सा वो जिसमें हमारा टीम मेंबर जा चुका है। तो पहले वो कह रहा है कि जी ऑल ऑडिट क्लाइंट्स में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी कि अगर हमारा कोई भी टीम मेंबर, कोई भी एंगेजमेंट टीम मेंबर हो, चाहे पार्टनर हो चाहे कोई दूसरा टीम मेंबर हो, ये याद रखें लिस्टेड कंपनीज की बात नहीं हो रही, हर तरह के क्लाइंट की बात हो रही है, वो अगर क्लाइंट को छोड़ के फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे चला जाता है, तो हमने सबसे पहली चीज जो इंश्योर करनी है, थ्रेट्स तो हमने वो आगे डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से अराइज होते हैं, जो इसके बाद जो चीज इंश्योर करनी है वो ये कि इस हमारे पार्टनर या टीम मेंबर का जो फर्म को छोड़ के चला गया, इसका कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन ना हो बाकी फर्म के साथ। सिग्निफिकेंट कनेक्शन से क्या मुराद है? सिग्निफिकेंट कनेक्शन से मुराद है कि हमारा ये जो टीम मेंबर है इसका फर्दर कंपनी के साथ कोई लेना देना ना हो। फर्ज कीजिए अगर कोई लेना देना है भी बाकी, तो वो मटेरियल नहीं इमटेरियल होना चाहिए, और वो पहले से एग्रीड हो जाता है, कोई कंटिंजेंट रिम्यूनरेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमाउंट्स वगैरह पहले फिक्स हो जाए कि क्या पे करनी है। ये फाइनेंशियली कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट कनेक्शन में एक एग्जांपल आ गई, फाइनेंशियली कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और दूसरा फर्म के जो ऑपरेटिंग या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वगैरह है उनमें भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए इस मेंबर की जो हमें छोड़ के चला गया है। यह है नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन का मतलब। तो सबसे पहली चीज हमने इंश्योर करनी है कि कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन बाकी ना रहे। ये आगे हमें बता रहा है एग्जांपल्स के सिग्निफिकेंट कनेक्शन से मेरी क्या मुराद है। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि अगर कोई हमारा टीम मेंबर हमें छोड़ के चला गया किसी क्लाइंट पे, और बाद में वो क्लाइंट था, यानी हमारा टीम मेंबर छोड़ के गया किसी कंपनी को ज्वाइन किया, और अगले साल ही वो कंपनी हमारा ऑडिट क्लाइंट बन गई सब्सिक्वेंटली, तो याद रखिए उस सूरत में भी थ्रेट अराइज होता है। यहां पे इस पैराग्राफ में 524.4A2 में यही कह रहा है कि अगर कोई हमारा टीम मेंबर छोड़ के हमें चला गया किसी कंपनी में और वो कंपनी बाद में ऑडिट क्लाइंट बनी, तो फिर भी ये थ्रेट अराइज हो जाएंगे, और हमने जो ऊपर सेफगार्ड सब सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं होना चाहिए ये वाला पढ़ा और आगे पढ़ेंगे, ये हमने अप्लाई करने हैं। फिर जो हमने फैक्टर्स वैल्यूएट करने हैं वो क्या है? वो बहुत सिंपल, हमने ये देखना है कि वो जो टीम मेंबर हमें छोड़ के गया है हमारे फर्म में किस पोजीशन पे काम कर रहा था, क्लाइंट में किस पोजीशन पे काम कर रहा है, कितना अरसा हुआ उसे छोड़ के गए हुए, और अभी करंटली उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी ऑडिट टीम के साथ। जब हमारी ऑडिट टीम ऑडिट करने के लिए जाएगी तो क्या उसके साथ होता है, उसका कितना इंटरेक्शन होगा। इन 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है थ्रेट। और सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? हमने अपना ऑडिट प्लान मॉडिफाई कर देना। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर का बेदी था, वो हमें हमारे सारे ऑडिट प्लान तरीकाकार जानता है कि हमने कैसे ऑडिट करना है। तो हो सकता है वो कुछ इस तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश करे जो हमें उसे पता होगा कि हम इस तरीके से चेकिंग करते हैं और इस तरीके से टेस्टिंग नहीं करते। तो अगर उसने फ्रॉड करना होगा तो वो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है हमारी फर्म में वो उसके काम आएगा। तो हम उसका तोड़ कैसे करेंगे? हम अपने ऑडिट प्लान नहीं चेंज कर देंगे, हम अपना ऐसे स्टाफ को भेजेंगे जो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड होगा, जूनियर नहीं होगा, वो उसके ड्रावे में या उसकी पर्सनैलिटी के रोब में नहीं आएगा। सफिशिएंटली एक्सपीरियंस स्टाफ को हमने लेके जाना है और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट कर देना ताकि वो हमारे काम को चेक कर ले, रिव्यू कर ले। ये सारे उस वक्त सिचुएशंस हैं जब वो छोड़ के हमारा टीम मेंबर हमें छोड़ के चला गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर अभी छोड़ के गया नहीं, निगोशिएशन चल रही है, उस सूरत में क्या हमारे सेफगार्ड्स होंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें यही बता रहा है कि ऑडिट टीम मेंबर्स एंटरिंग एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, यानी एंटरिंग यहां पे होना चाहिए था वर्ड निगोशिएशन, एंटरिंग निगोशिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी निगोशिएशन चल रही है। सबसे पहला सेफगार्ड तो ये होना चाहिए, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा। सेफगार्ड ये होना चाहिए कि फर्म के अंदर पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए कि जो भी सीनियर या हमारा टीम मेंबर अगर निगोशिएशन कर ऑडिट क्लाइंट के साथ उसको ज्वाइन करने के लिए, वो फर्म को नोटिफाई करे। फर्म फिर क्या करे, ऐसे टीम मेंबर को रिमूव कर दे टीम से और जो ऑलरेडी उसने काम किया हुआ है उसका रिव्यू करवा ले। तो यही बात यहां पे कर रहा है इस पूरे इन सारे पैराग्राफ में कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट निगोशिएशन होती है उससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा। उस फर्म के अंदर पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए कि ऐसा टीम मेंबर फर्म को नोटिफाई करे। फर्म ने नोटिफिकेशन के बाद ऐसे टीम मेंबर को एंगेजमेंट से रिमूव कर देना है और एंगेजमेंट का एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना है ताकि वो उसको रिव्यू करे। यहाँ पे एप्रोप्रिएट को हाईलाइट कर लीजिएगा
एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना। नेक्स्ट, ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, कि अगर कोई पब्लिक, अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी से आपको मुराद पता होगा, ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया था, इससे मुराद होती है लिस्टेड कंपनीज, और ऐसी कंपनीज भी आती हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स उसमें होते हैं। इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो, ये खास तौर पे की ऑडिट पार्टनर्स के लिए। अच्छा, अब की ऑडिट पार्टनर्स यहाँ पे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आगे हम एक सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन का कंसेप्ट जो है वो आप तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक आपको की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन सही तरीके से ना पता होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूँ, की ऑडिट पार्टनर से क्या मुराद है। की ऑडिट पार्टनर से मुराद हमारे 3 तरह के लोग होते हैं। एक, इंगेजमेंट पार्टनर, वो भी की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में शामिल होता है। दूसरा, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जिसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है, वो भी की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में शामिल होता है। और तीसरा, ऐसा पार्टनर जो कि इंगेजमेंट पार्टनर या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नहीं है, लेकिन ऑडिट में उसका सिग्निफिकेंट रोल है। भाई ये कौन सा पार्टनर हो सकता है? ये हो सकता है हमारे किसी, जैसे ग्रुप ऑडिट का केस हो तो हमारे किसी सिग्निफिकेंट डिवीजन या कंपोनेंट का ऑडिटर। अगर फर्ज कीजिए हम ऑडिट कर रहे हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उसमें किसी एक सब्सिडरी का ऑडिट किसी दूसरे पार्टनर ने किया और सब्सिडरी मटेरियल है, तो याद रखिए वो जो पार्टनर है वो भी की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में कवर होगा। या सम टाइम ऐसा भी होता है, आपको पता है आईएसए 600 के साथ हमने पढ़ा था, बल्कि आईएसए 600 में ये कंसेप्ट और भी था कि सम टाइम हम कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करते हैं, तो कंपोनेंट अगर सिग्निफिकेंट हो तो उसका ऑडिट जिसने कंप्लीट किया होगा वो भी की ऑडिट पार्टनर में शामिल होगा। तो 3 तरह के पार्टनर हो गए की ऑडिट पार्टनर में, 3 तरह के पार्टनर शामिल होते हैं, इंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और अदर पार्टनर जो कि सिग्निफिकेंट डिवीजन या ब्रांच वगैरह का ऑडिट करेंगे। ये पॉइंट आपने की ऑडिट पार्टनर के जहन में रखने हैं। यहां पे वैसे उसकी इतनी इंप्लीकेशन नहीं है आगे, यहां पे सिंपल इंप्लीकेशन है, लेकिन आगे चल के आएगी, इसलिए मैंने यहां पे कंसेप्ट बिल्ड कर दिया। क्या की ऑडिट पार्टनर अगर फर्म को ज्वाइन करके क्लाइंट पे जाना चाहे, क्लाइंट पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो लिस्टेड क्लाइंट को ज्वाइन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं 1 साल का गैप आपने देना है लाजमी। ठीक है, इसको वो डिस्क्राइब करते हैं 2 तरह से। एक ये कि की ऑडिट पार्टनर था, उसने अपने लिस्टेड क्लाइंट को ज्वाइन करना है, कर सकता है, लेकिन 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली कि ऐसा नहीं है कि अभी ऑडिट किया और अगले ही दिन उसने लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, नहीं, बल्कि वो की ऑडिट पार्टनर के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर दे। ही सीज्ड टू बी अ की ऑडिट पार्टनर फॉर एट लीस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी वो अपना कंपनी का, अगर फर्ज कीजिए अगर मैं की ऑडिट पार्टनर हूं और मैंने एबीसी कंपनी को ज्वाइन करना है, लिस्टेड कंपनी है, तो मैंने इस साल की ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद मेरा प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करने का, मैं फौरन ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं फर्म से कहूंगा भाईजान मैंने अगले साल इसको ज्वाइन करना है, अब इस साल मैं इसका ऑडिट में किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, मैं साइड पे हो गया, अब मैं की ऑडिट पार्टनर नहीं हूं। अब कम अज कम 1 साल की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लिस्टेड क्लाइंट प्रिपेयर करेगा, उसका ऑडिट होगा जिसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा, और फिर उसका ऑडिट होने के बाद मैं फिर ज्वाइन कर सकता हूं लिस्टेड क्लाइंट को। यानी समझ लीजिए इस प्रोविजन के है मुश्किल बात उसने लिखी है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बात दरमियान में से ये निकलती है कि कम अज कम की ऑडिट पार्टनर को वो पोजीशन छोड़े हुए कम अज कम 1 साल का अरसा गुजर गया हो। और इसी तरह की बात आगे सीनियर या मैनेजिंग पार्टनर के लिए भी उसने कही है। ये सीनियर या मैनेजिंग पार्टनर कौन होता है? ये बेसिकली फर्म का वो पार्टनर होता है जो ओवरऑल सारी फर्म के क्लाइंट्स को मॉनिटर कर रहा होता है। ये सीनियर, ये स्पेसिफिकली किसको कोई जॉब या क्लाइंट एलोकेट नहीं होता, बल्कि ये ओवरऑल सारे क्लाइंट्स पे क्वालिटी यू समझ लीजिए उनको मॉनिटर कर रहा होता है, ये सीनियर पार्टनर है। सीनियर पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर के लिए भी सिमिलर प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पे उसने उसको सिंप्लीफाई करके 12 मंथ्स का वर्ड यूज किया है, बजाय ये कि वो 2 कुछ ऐसी कंडीशन बताता जैसे उसने प्रीवियसली इस वाले केस में बताया था कि ये 2 कंडीशंस हैं। उसने सिंपली कह दिया कि सीनियर या मैनेजिंग पार्टनर के लिए 12 मंथ्स का पीरियड है, जब 12 मंथ्स गुजर जाए उसको अपनी पोजीशन छोड़े हुए फिर वो लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, हाँ ये उन्होंने कहा कि जी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे फर्ज कीजिए कि मैं एक की ऑडिट पार्टनर हूं एबीसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी है, अब मैंने डीईएफ को ज्वाइन किया, एबीसी को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, एबीसी और डीईएफ का बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया,
ऐसे हो सकता है ना, हमने इससे पहले कोड ऑफ एथिक्स के किसी में बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली प्रोविजन में पढ़ा था, कैसा पॉसिबल है? इसकी वजह से इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी कि नहीं? कोड ऑफ एथिक्स अब यहाँ पे ये बता रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से अब अगर दोनों का मर्जर हो जाता है, दोनों हमारे क्लाइंट्स का, तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं टेक्निकली इस प्रोविजन के अंदर आ गया कि 12 महीनों का पीरियड भी नहीं गुजरा, मैं तो अगले ही महीने में इसलिए ज्वाइन किया था मैंने क्योंकि वो क्लाइंट कोई और था, हमारा क्लाइंट नहीं था। लेकिन अब चूंकि एबीसी और डीएफ का मर्जर हो गया, अब उसमें तो अब वो उस प्रोविजन के अंदर आ गया कि मैं अब उस क्लाइंट को ज्वाइन किया हुआ जिसका मैंने ऑडिट किया था, क्योंकि अब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बन गया। तो इस सिचुएशन को डिस्कस करते हुए कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होगी, समझी नहीं जाएगी कि इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गया, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि ये कुछ चीजें आपने प्रूव करनी है या कुछ चीजों का ख्याल रखना है। यानी वो फैक्टर्स कौन से है कि पोजीशन जो नॉट टेकन इन कंटेम्पलेशन ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी पहले से प्लान नहीं था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, ये अचानक बाद में मेरे शिफ्ट करने के बाद हुआ, और मेरा कोई लेना देना उसी तरह फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट सारी सेटल हो चुकी है, मैं फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और किसी और फर्म ये इशू 2-4 भी गवर्नेंस को डिस्कस कर देगी कि भाईजान पहले हमारा बंदा जो था वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब मर्जर के बाद अब उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है, तो इस इशू को हमने डिस्कस कर देना है कोड ऑफ एथिक्स के साथ। बेसिकली वो मैं इंडिपेंडेंट तो नहीं हूंगा, लेकिन थ्रेट अराइज हो रहा था उस सिचुएशन में, तो इसलिए डिस्कशन 2-4 भी गवर्नेंस के साथ करना जरूरी है। ये हमारा सेक्शन था एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है टेम्परेरी पर्सोनल असाइनमेंट। जी, इसका कंसेप्ट क्या है, पहले इसके कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट्स का कंसेप्ट ये है कि क्लाइंट हमारे पास आके ये कहते हैं, हमारा क्लाइंट के सर मुझे आर्जी तौर पे आपकी टीम में से कोई पर्सन एलोकेट कर दीजिए जिससे मैं अकाउंट्स का या अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम करवाना चाहता हूं, क्योंकि मे भी क्लाइंट का अपना स्टाफ जो है वो किसी वजह से अवेलेबल ना हो, बीमार हो गया हो, अचानक जॉब छोड़ के चला गया, कुछ भी रीज़न हो सकती है। तो अगर फर्म आर्जी तौर पे अपने किसी स्टाफ को एलोकेट कर देती है उस क्लाइंट को, इसे कहते हैं टेम्परेरी पर्सोनल असाइनमेंट। और जिस स्टाफ को हम एलोकेट करते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लोन्ड स्टाफ, यानी ऐसा स्टाफ जो उधार के तौर पे हमने क्लाइंट को दे दिया। तो ये सेक्शन 525 बेसिकली इस टेम्परेरी पर्सोनल असाइनमेंट से रिलेट करता है। इसमें वो हमें बता रहा है कि लोन ऑफ पर्सोनल टू एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी ऑफ फेमिलियरिटी थ्रेट। ये थ्रेट इसने हमें बता दिए कि उन कौन से क्रिएट होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं तरतीब आपको बताया, कोड ऑफ एथिक्स जो है कंसेप्ट इसमें डिस्कस हुए होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब आगे पीछे होती है जिसे बाज़ औक़ात उसे समझना मुश्किल होता है। तो पहले हम 525.4 को पढ़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि आप तब तक अपने किसी स्टाफ को क्लाइंट को एलोकेट नहीं करेंगे ऑडिट क्लाइंट को जब तक आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर लें। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? पहले ये असिस्टेंस जो स्टाफ आप प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, यानी 2-3-4 महीने के लिए, ये साल के लिए आप स्टाफ उसके हवाले क्लाइंट के हवाले नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इस स्टाफ से कोई ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जो कि कोड ऑफ एथिक्स हमें मना करता है। हमारा जो नेक्स्ट लास्ट सेक्शन है जो हमने कवर करना है सेक्शन 600, उसमें बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज है जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हैं और हम क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते या कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो कह रहा है जो एक्टिविटीज कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दी हैं वो काम नहीं लिया जाएगा इस लोन्ड स्टाफ से। और फिर ये स्टाफ हमारा जब क्लाइंट पे जाके काम कर रहा होगा तो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होगा इसको डायरेक्ट या सुपरवाइज करने में। हमारा बंदा जो है वो कोई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करेगा, मैनेजेरियल डिसीजन नहीं करेगा। इन कंडीशंस के मुताबिक अगर ये कंडीशन पूरी होती हैं तो स्टाफ जो है वो क्लाइंट को दिया जा सकता है, वरना नहीं। अगर हम इन कंडीशंस के मुताबिक स्टाफ क्लाइंट को दे देते हैं तो फिर अगला कंसेप्ट, अगली बात क्या है कि जब हम ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो उस सूरत में फिर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, इस स्टाफ मेंबर को जो ऑडिट टीम मेंबर है इसको आप अपनी टीम में इंक्लूड ही ना करें। पहला तो सबसे अच्छा सेफगार्ड ही है। दूसरा सेफगार्ड क्या है कि अगर फर्स्ट कीजिए इसको इंक्लूड कर भी लिया तो इसको वो जिम्मेदारी ना दीजिए जो इसने क्लाइंट पे होते हुए जो काम किया है ना, उसको चेक करने की, उसको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी इसको नहीं देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रीस्ट्रक्चर कर देनी चाहिए। और तीसरा सेफगार्ड है कि क्वालिटी कंट्रोल एडिशनल रिव्यू होना चाहिए इसके वर्क का, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हमें अपॉइंट करना चाहिए। तो ये हमारा थ्रेड्स और कंडीशन और सेफगार्ड थे टेम्परेरी पर्सोनल असाइनमेंट्स।
इसके बाद हम आगे चलते हैं 540 स्टैंडर्ड सेक्शन की तरफ, जो कि पर्सनली मुझे इस स्टैंडर्ड को समझने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन बहरहाल जब एक चीज़ समझ में आ जाए, आपको पता है, उसके बाद वो मुश्किल नहीं लगती कि वो मुश्किल है। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं 540 को। 540 हमारा कंसेप्ट क्या है जिससे लिंक करता है, इसका थीम समझ लीजिएगा। सेक्शन 540 हमें बताता है लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ पर्सोनल इंक्लूडिंग पार्टनर रोटेशन। यानी अगर हमारा कोई एक टीम मेंबर काफी लंबे अरसे तक एक ही क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, उस एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है साल तक, कई सालों तक, 4 5 6 7 8 10 सालों तक, तो ये लॉन्ग एसोसिएशन कहलाता है। इसमें रिस्क ये, थ्रेट ये राइज होता है कि हो सकता है ये क्लाइंट को इतना लंबा अरसा क्लाइंट के साथ गुजारने में कोई एफिलिएशन डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं क्लाइंट को फेवर ना दे दे। यह है लॉन्ग एसोसिएशन का कंसेप्ट। इसीलिए ये सेक्शन हमें कहता है कि आपने अवॉइड करना है किसी भी एक टीम मेंबर को ज्यादा लंबे अरसे तक एक ही क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए भेजने को, इसको आपने अवॉइड करना है। हालांकि एक जगह पे कहता है फायदा जरूर होता है एक टीम मेंबर जब कई साल गुजार चुका होता है कि क्लाइंट पे, कि उसके पास नॉलेज आ जाता है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, काम ज्यादा एफिशिएंटली करता है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद थ्रेट जो है वो ज्यादा है मैं उसको हैंडल करना, इसीलिए आपको अपने स्टाफ को रोटेट करते रहना चाहिए। अच्छा, ये सेक्शन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा तो बहुत आसान है, दूसरा हिस्सा थोड़ा सा उसमें समझनी पड़ती है कुछ चीजें। एक आसान हिस्सा जो कि है रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, और ये है सिंपल लॉन्ग एसोसिएशन से, पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम से रिलेट करता है। और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा रिलेट करता है पार्टनर रोटेशन से, यानी सिर्फ पार्टनर्स के लिए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड क्लाइंट के केस में। तो पहले स्टडी करते हैं हम अपना सिंपल वाला पोर्शन, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ पर्सोनल, यानी हमारा कोई भी टीम मेंबर है, अगर उसकी लॉन्ग एसोसिएशन है तो उस एसोसिएशन में थ्रेट क्या राइज होंगे और हमने उसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले मैं बताता है लॉन्ग एसोसिएशन होने की वजह से फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑल ऑडिट क्लाइंट पे, कि अगर आपका कोई भी एक टीम मेंबर, वो चाहे कोई भी हो, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो सीनियर मैनेजर भी हो सकता है, वो आपका टीम मेंबर भी कोई हो सकता है, अगर ज्यादा लंबे अरसे तक एक ही क्लाइंट के टीम का हिस्सा बन रहा है तो उससे थ्रेट अराइज हो जाएंगे। अच्छा, अब जो थ्रेट अराइज होंगे उनको इवेल्युएट कैसे करना है, कहता है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर भी और ये डिपेंड करता है उस क्लाइंट के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल को इवेल्युएट करते हुए हमने देखना है कि इस इंडिविजुअल की पोजीशन क्या है, ये कितने अरसे तक टीम का हिस्सा बना रहा है, और अगर ये किसी प्रायर फर्म में था और शिफ्ट होके हमारे पास आया, फर्ज कीजिए पहले किसी और फर्म में मैनेजर था और उस टीम का हिस्सा बन रहा था, अब शिफ्ट होके हमारे पास आया, तो क्या जो प्रीवियस फर्म में इसका इंटरेक्शन था क्लाइंट के साथ, हमने उसको भी कंसीडर करना है। प्रायर फर्म का मतलब ये है। हमने देखा ओवरऑल लेंथ, कितना पीरियड गुजरा उस इंडिविजुअल को क्लाइंट पे, 3 साल गुजरे हैं तो जाहिर है वो थ्रेट निस्बतन कम होगा, 7 8 साल गुजर गए हैं तो थ्रेट निस्बतन ज्यादा होगा। नेचर ऑफ रोल, किस पोजीशन पे काम कर रहा है, इसके काम को कोई डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू होती है विद इन द फर्म या नहीं, एक्सटेंट, ये कितना इन्फ्लुएंस करता है आउटकम्स ऑफ ऑडिट के ऊपर। यानी ये दोनों तीनों जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली उसकी पोजीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो फर्म में सीनियर पोजीशन पे है या जूनियर पोजीशन पे है। लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से सीनियर मैनेजमेंट के साथ इसके क्या कोई क्लोजनेस क्रिएट हुई है, क्या ये इनका कोई पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, यानी फ्रेंडशिप वगैरह। नेचर, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन, कितना कोई इंटरेक्शन होता है इसका सीनियर मैनेजमेंट और 2-4 बिग गवर्नेंस के साथ। ये हम अपने इंडिविजुअल्स को वैल्यूएट करेंगे और फिर क्लाइंट को भी वैल्यूएट करेंगे कि क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कैसा है, वो कितना कम्प्लेक्स है, सोफिस्टिकेटेड है, क्या रिसेंटली कोई चेंजेस हुए हैं क्लाइंट मैनेजमेंट में या 2-4 बिग गवर्नेंस में, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में। इनको वैल्यूएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारा टीम मेंबर जो है वो काफी लंबे अरसे तक टीम का हिस्सा रहा भी है और उसका सीनियर मैनेजमेंट के साथ कोई क्लोजनेस क्रिएट हुई भी है, लेकिन फर्ज कीजिए अगर हमें पता चलता है कि जी वो सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है, तो इससे हमारे थ्रेट की सिग्निफिकेंस भी चेंज हो जाएगी, थ्रेट कम सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ क्लोजनेस थी वो उनमें चेंज हो गया, वो लोग फॉर एग्जांपल क्लाइंट को छोड़ के चले गए। तो इन फैक्टर्स को सामने रख के हमने वैल्यूएट करना है थ्रेट को। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, पहला सबसे अच्छा सेफगार्ड, रोटेट कर दें उस टीम मेंबर को, और रोटेट नहीं करना तो उसका रोल चेंज कर दें, जिसको हम रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम भी देते हैं,
कि फर्ज कीजिए उससे पहले हम एक क्लाइंट है उसका एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, हम इस्लामाबाद में उसको भिजवाते रहे, अब हम उसको इस्लामाबाद से निकाल के उसका क्लाइंट की ब्रांचेस हैं बेसिकली कराची में, लाहौर में, मुल्तान वगैरह में, तो उसे ब्रांच लेवल पे काम करने के लिए भिजवाया जा सकता है। ये है उसके रोल को चेंज करना या रिस्ट्रक्चर करने का मतलब। इससे जाहिर है वो जो उसका हेड ऑफिस में इस्लामाबाद में उसकी एसोसिएशन थी वो दूसरे ऑफिस में एसोसिएशन नहीं होगी, तो हमारा थ्रेट जो है कम हो गया। और क्या कर सकते हैं, रिव्यूअर को अपॉइंट कर लें, रेगुलर इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लें एंगेजमेंट का, जिससे पता चल जाए कि लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से कोई फेवर तो नहीं देगी क्लाइंट को। नॉर्मली ये जो रेगुलर इंडिपेंडेंट इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होते हैं उसको कराए जाते हैं जब टॉप लेवल सीनियर मैनेजर या पार्टनर के लेवल पे थ्रेट क्रिएट हो रहा हो, यानी उनकी लॉन्ग एसोसिएशन हो तब। फिर इसके बाद क्या, अगर फर्म डिसाइड करती है कि उसने रोटेट करना चाहिए, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, आगे चल के ना जो पब्लिक इंटरेस्ट एंट्री वाला नेक्स्ट कंसेप्ट है ये वाला, इसमें खास तौर पे यूज होगा कि अगर फर्म डिसाइड करती है उसने उस रेलिवेंट टीम मेंबर को रोटेट करना है तो फर्म को यह भी डिटरमिन करना चाहिए कि कितना अप्रोप्रिएट पीरियड होगा कि इसको इस क्लाइंट से दूर रखना है। ऐसा ना हो कि उसको चेंज किया 1 साल के 10 साल के लिए वो टीम मेंबर रहा फॉर एग्जांपल, उसके बाद 1 साल के लिए उसको चेंज कर दिया और अगले साल फिर वापस ले आए, तो उससे जो क्लोजनेस थे या जो लॉन्ग एसोसिएशन थी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा 1 साल के गैप से। तो कह रहे हैं फर्म ने डिटरमिन करना है कि कितने अरसे के लिए उसको इस टीम से हटा के दूर रखना चाहिए, एंगेजमेंट टीम से। और ना सिर्फ ये कि एंगेजमेंट टीम से दूर रखना है बल्कि इसके अलावा और कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं देनी जिससे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेट कर रहा हो, जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी काम नहीं करवाना उससे, या और कोई एक्टिविटी नहीं करवानी जो कि इस क्लाइंट से रिलेटेड हो। तो ये अप्रोप्रिएट पीरियड जो है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कितना अरसा उसे क्लाइंट से दूर रखना है जी। और इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 500 वाली सीरीज में लास्ट कंसेप्ट, लॉन्ग एसोसिएशन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस में। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज यानी लिस्टेड क्लाइंट के लिए, और सिर्फ पार्टनर्स के लिए रेलिवेंट है। यानी ये जितनी भी आगे डिस्कशन होगी सिर्फ पार्टनर लेवल की पोजीशन के लिए होगी कि क्या उनको रोटेट होना चाहिए कुछ अरसे के बाद, या अगर रोटेट होना चाहिए तो कितने अरसे के बाद उनको रोटेट होना चाहिए, और उससे रिलेटेड सारी डिस्कशन हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं चाह रहा हूं कुछ टर्म्स जो कि इस सेक्शन में यूज हुई हैं वो हम समझ लें, उनको समझना बहुत जरूरी है, वरना इसकी प्रोविजन रेलिवेंट प्रोविजंस अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जी। जो टर्म्स हमने समझनी है, सबसे पहले की ऑडिट पार्टनर। आपको याद होगा प्रीवियस किसी सेक्शन में मैंने आपको बताया था की ऑडिट पार्टनर से क्या मुराद है, 3 तरह के पार्टनर्स, एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा पार्टनर जिसने किसी सिग्निफिकेंट पार्ट कंपोनेंट डिवीजन का ऑडिट किया हो। ये 3 की ऑडिट पार्टनर है, एक ये टर्म क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर इसके अलावा एक टर्म यूज होती है टाइम ऑन पीरियड। टाइम ऑन पीरियड का मतलब क्या है? टाइम ऑन पीरियड का मतलब यह है कि एक की ऑडिट पार्टनर ने, की ऑडिट पार्टनर में याद रखे तीनों तरह के पार्टनर शामिल हो गए, एक की ऑडिट पार्टनर ने कितना अरसा एक लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट किया है, कितने साल ऑडिट किया है, कितने साल ऑडिट किया है, वो 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने साल भी ऑडिट किया है उसे हम कहते हैं टाइम ऑन पीरियड। यानी टाइम ऑन पीरियड से मुराद ऐसा पीरियड जिसमें उस क्लाइंट पे ऑडिट किया जितने साल हमारे की ऑडिट पार्टनर ने, वो है टाइम ऑन पीरियड। टाइम ऑन पीरियड के साथ एक दूसरी टर्म है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब यह, देखें लॉन्ग एसोसिएशन तो 3-4 साल के बाद क्रिएट होना शुरू हो जाती है, यानी उसका थ्रेड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जरूरी होता है कि ब्रेक दी जाए उस पार्टनर को, उसे साइड पे कर दिया जाए और किसी दूसरे पार्टनर को, नए पार्टनर को लाया जाए ताकि वो लॉन्ग एसोसिएशन जो क्लाइंट के साथ डेवलप हो रही थी वो ब्रेक हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने पुराने की ऑडिट पार्टनर को साइड पे किया और नए पार्टनर को लेके आए तो ये जो ब्रेक देनी है पुराने पार्टनर को, ये कितने अरसे के लिए देनी चाहिए? क्या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए देनी चाहिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 कितने साल के लिए? ये जितने साल के लिए ब्रेक देनी है इसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें वो जो समझ लीजिए जो उसके पार्टनर के जज्बात हैं क्लाइंट के बारे में कि वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है,
वो फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, वो जरा थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, वो उसके इमोशंस जो है वो ठंडे हो जाएं, ताकि वो दोबारा से न्यूट्रल होके फिर ऑडिट कर सके। तो वो पीरियड जितना अरसा पुराने की ऑडिट पार्टनर ने रेस्ट करना है ताकि वो न्यूट्रल हो सके, उसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो टाइम ऑन पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड दोनों में आपने फर्क ध्यान में रखना है। टाइम ऑन पीरियड का मतलब यह है कि कितने साल उसने ऑडिट किया पुराने पार्टनर है, और कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है कि अब कितने साल उसको रेस्ट करवाने हैं। टाइम ऑन और कूलिंग ऑफ पीरियड एक दूसरे का अपोजिट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके अलावा एक टर्म यूज होगी, छोटी सी टर्म है, क्यूमुलेटिव एंड कंसेक्टिव ईयर्स। जब वो हमें बताता है टाइम ऑन पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड तो इसके साथ वर्ड यूज करता है क्यूमुलेटिव और कंसेक्टिव। टाइम ऑन पीरियड के साथ वर्ड यूज करता है क्यूमुलेटिव और कूलिंग ऑफ पीरियड के साथ टर्म यूज करता है नॉर्मली कंसेक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्यूमुलेटिव और कंसेक्टिव का मतलब फर्क दोनों एक चीज नहीं है। कंसेक्टिव का मतलब तो हमें पता है, जैसे वो कहता है कि जी अगर फर्ज कीजिए किसी जगह पे ये कहता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होगा 5 कंसेक्टिव ईयर, तो उसका मतलब जब पार्टनर को हमने रेस्ट करवाना है ना तो 5 कंसेक्टिव ईयर में रेस्ट करवाना है। ये नहीं होगा कि 2 साल उसको रेस्ट करवाया, तीसरे साल ऑडिट पे वापस ले आए, फिर उसको वापस भेज दिया और 3 साल बाद में और रेस्ट करवा लिया। वो कहता है नहीं, स्टैंडर्ड कहता है नहीं, जो मैं कूलिंग ऑफ पीरियड बताऊंगा आपने कंसेक्टिव उसको अप्लाई करना है। टाइम ऑन पीरियड के लिए कहता है ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे अप्लाई होगा। क्यूमुलेटिव बेसिस पे अप्लाई होने का मतलब यह है कि ये कंसेक्टिव होना जरूरी नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए कोड ऑफ एथिक्स ने फर्ज कीजिए हमें कहा कि जी टाइम ऑन पीरियड होगा 7 साल। अब ये एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई आगे किसी पैराग्राफ में, वो ये 7 साल होगा, तो 3 साल के लिए हमने उससे फर्ज कीजिए 4 साल के लिए हमने उससे काम करवाया और वो एंगेजमेंट पार्टनर था। फिर 5वें साल हमने उसको रेस्ट करवाया। हालांकि कूलिंग ऑफ पीरियड जो टाइम ऑन पीरियड है 7 साल और कूलिंग ऑफ पीरियड फर्ज कीजिए उन्होंने बताया कि जी वो होगा 3 साल या 5 साल, 5 साल कर लेते हैं एग्जांपल। अब टाइम ऑन पीरियड है 7 साल, कूलिंग ऑफ पीरियड है 5 साल, मैंने ऑडिट किया 4 साल के लिए। अब मुझे नजर आ रहा है यार मैंने अगर 3 साल आगे और ऑडिट किया ना तो मुझे फिर 5 साल के लिए खुडे लाइन लगना पड़ेगा। तो मैंने क्या तरीका क्या मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, 4 साल मैंने ऑडिट किया, उसके बाद मैं साइड पे हो जाता हूं, 1 साल की ब्रेक ले लेता हूं। 1 साल की ब्रेक लेने के बाद मैं अगले साल फिर आ जाऊंगा और फिर गिनती मेरी 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 से। कोड ऑफ एथिक्स कहता है नहीं नहीं, आपने इस तरह की चालाकियां नहीं लगानी। 7 ईयर जो हमने टाइम ऑन पीरियड बताया ना, ये कंसेक्टिव नहीं अप्लाई होगा, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे अप्लाई होगा। यानी जब तक अगर आप दरमियान में ब्रेक दे भी देते हैं ना, ब्रेक दे भी देते हैं, तो जब दोबारा रीज्वाइन करेंगे तो आपका पिछला 3 साल दोबारा से काउंट होना शुरू हो जाएगा। यानी मैंने 4 साल फर्ज कीजिए ऑडिट किया, 5वें साल ब्रेक दे दी, 6ठे साल जब मैं आया तो मेरे 6ठे साल में जो पहले वाले 4 साल है वो काउंट होंगे टाइम ऑन पीरियड में। कितने टाइम पीरियड में? हाँ, कब काउंट नहीं होंगे? जब मैं अपना कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करूंगा। अगर कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स है तो मैं 5 इयर्स के लिए रेस्ट पे जाऊं, उसके बाद दोबारा आऊं, फिर गिनती मेरी 0 से शुरू होगी, रीस्टार्ट होगी। वरना अगर मैं कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं पूरा करता, 1-2 साल के गैप के बाद दोबारा आ जाता हूं, तो याद रखिए मेरा पिछला पीरियड भी काउंट होगा। ये कंसेप्ट है क्यूमुलेटिव ईयर्स का और कंसेक्टिव का। तो क्यूमुलेटिव ईयर कंसेक्टिव में फर्क, एक मैंने आपको डिफरेंस बताया टाइम ऑन और कूलिंग ऑफ का, और फिर टाइम ऑन के साथ कंसेप्ट अप्लाई होता है क्यूमुलेटिव का और कूलिंग ऑफ के साथ अप्लाई होता है कंसेक्टिव का। तो क्यूमुलेटिव और कंसेक्टिव पीरियड में भी मैंने आपको फर्क बता दिया। अब इन छोटे से कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद अगर आपको समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स हम आसानी से समझ लेंगे, उम्मीद है। कोड ऑफ एथिक्स सबसे पहली जो बात करता है और सबसे आसान सिंपल, वो कहता है किसी भी की ऑडिट पार्टनर के लिए, तीनों की ऑडिट पार्टनर को कवर कर रहा है, किसी भी की ऑडिट पार्टनर के लिए जो टाइम ऑन पीरियड है वो मैक्सिमम 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स हैं, अनलेस लॉ प्रेस्क्राइब शॉर्टर पीरियड। अब चूंकि हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए लॉ को हमने थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया, हम 7 ईयर्स को लेके चलेंगे आगे। लेकिन ज़हन में रखिएगा उसने मैं कह दिया कि लॉ बाज़ औक़ात कम पीरियड प्रेस्क्राइब करेगा तो वो कम पीरियड होगा हमारा टाइम ऑन पीरियड। तो टाइम ऑन पीरियड जो मैक्सिमम हो सकता है वो 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स हो सकते हैं। और ये कैसे गिनने मैंने आपको बता दिया कि इसमें ब्रेक अगर आ गया तो गिनती रीस्टार्ट नहीं होगी। गिनती रीस्टार्ट कब होगी? जब वो बाकायदा पूरा कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा किया जाएगा। 7 साल, इसका मतलब है 8वें साल कोई की ऑडिट पार्टनर नहीं बन सकता, ये उसने हमें बता दिया।
आफ्टर द टाइम ऑन पीरियड, यानी 7 साल गुजरने के बाद इंडिविजुअल सर्व ए कूलिंग ऑफ पीरियड, इंडिविजुअल कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करेगा अपना, वो आगे चल के बताया, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूं, कूलिंग ऑफ पीरियड डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे काम करता रहा। अगर वो 7 साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे काम करता रहा पर्सन, तो कूलिंग ऑफ पीरियड है ज्यादा, यानी 5 साल। अगर वो 7 साल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पे काम करता रहा है, तो कूलिंग ऑफ पीरियड कम है, यानी 3 साल। और अगर वो अदर पार्टनर के तौर पे काम करता रहा है 7 साल, तो कूलिंग ऑफ पीरियड होगा 2 इयर्स, यानी टाइम ऑन पीरियड तो सेम है सबका 7 इयर्स। पोजीशन के लिहाज से कूलिंग ऑफ पीरियड डिफरेंट है, एंगेजमेंट पार्टनर के लिए 5 साल, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के लिए 3 साल और अदर पोजीशंस के लिए 2 साल। और फिर उसके बाद आगे कहता है कि जी जो टाइम ऑन पीरियड आपने कैलकुलेट करना है, तो गिनती रीस्टार्ट आपने तब करनी है जब कूलिंग ऑफ पीरियड बाकायदा पूरा किया जाएगा रोल के मुताबिक। यानी आपको पता है रोल के मुताबिक, ये रोल हो तो कूलिंग ऑफ पीरियड कुछ हो रहा है, ये रोल हो तो कूलिंग ऑफ पीरियड कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है। रोल के मुताबिक कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा किया जाए तब गिनती रीस्टार्ट होगी, वरना 7 साल टाइम ऑन पीरियड वाली गिनती रीस्टार्ट नहीं होगी 1-2 साल के गैप से जी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें वो ये बता रहा है टाइम ऑन पीरियड की एक्सेप्शन। ये याद रखिएगा, कुछ इसमें आगे चल के पैराग्राफ आएंगे जो टाइम ऑन पीरियड से रिलेट करते हैं और कुछ पैराग्राफ आएंगे जो कूलिंग ऑफ पीरियड से रिलेट करते हैं। अगर हम कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं तो शायद थोड़ा इसको लॉजिकली अरेंज करते, टाइम ऑन पीरियड वाली प्रोविजन इकट्ठी कर देते, कूलिंग ऑफ वाली इकट्ठी कर देते, लेकिन उसने कुछ कहानी मिक्स डाली हुई है। तो बहरहाल मैंने नोट्स में मैंने कोशिश किया कि आपको लेक्चर के साथ जो नोट्स प्रोवाइड करूं उसमें सारी चीजें ब्रीफ और सिंपल फॉर्म में हो, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा नोट्स को। यहाँ पे हम जिस तरतीब से वो चल रहा है कोशिश करेंगे उसी तरतीब से कवर करें, अनलेस के कहीं पे जरूरी हो अगर बाईपास करना तो तरतीब आगे पीछे करना, तो वहां पे तरतीब आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम ऑन पीरियड हमने पढ़ा था 7 इयर्स का है। वो कह रहा है रेयर केसेस में आप 8वें साल भी की ऑडिट पार्टनर को से काम करवा सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस क्या होगा, कहता है जब फॉर एग्जांपल 7 साल बाद आपने इरादा किया था कि अब पार्टनर रोटेट करना है, लेकिन जिस पार्टनर को उससे रोटेशन करनी थी वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसे कोरोना वायरस हो गया, अब वो इस साल तो फॉर एग्जांपल अब ऑडिट नहीं कर सकता। तो कह रहा है इस सिचुएशन में ये रेयर केस है, इसमें आप 8वें साल भी एक एडिशनल ईयर के लिए भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त है 2 स्टाफ की गवर्नेंस उसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर उनको इतराज नहीं है तो आप 8वें साल भी ऑडिट कर सकते हैं, वरना आपको होता है पीरियड 7 साल का होता है। फिर एक और उसने एक्सेप्शन दी, एक और एक्सेप्शन दी। वो एक्सेप्शन क्या है, वो ये 540.9 में कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है फर्म के पास सिर्फ चंद एक स्टाफ है, मतलब हो सकता है फर्म छोटी है उसका पार्टनर ही एक हो, मतलब एक ही पार्टनर है और एक ही क्वालिटी कंट्रोल, 2 पार्टनर है, एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का काम करता है, एक एंगेजमेंट पार्टनर है। वो कहता है आप बताइए तीसरे बंदे को कहां से लाएंगे जो कि रोटेशन के लिए, जो कि ऑडिट करे, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में आता है, एंगेजमेंट पार्टनर भी की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में आता है। कहता है जब फ्यू पीपल है उस सूरत में आप रोटेशन के बगैर भी आगे चल सकते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये 2 एक्सेप्शन, पिछली वाली एक्सेप्शन जो थी वो सिर्फ 1 साल के लिए थी, अब ये वाली एक्सेप्शन जो है ये इसमें उसने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब है ये 1 साल से ज्यादा के लिए भी हो सकती है। कहता है जब आपके सिर्फ चंद एक स्टाफ है, रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेम की ऑडिट पार्टनर के साथ। शर्त यह है कि आपको इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एग्जम्पशन दी हो कि हाँ जी आप रोटेशन के बगैर चल जाएं। अगर आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको एग्जम्पशन दे दिया कि पार्टनर रोटेशन के बगैर चल सकते हैं, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आईकैप है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी ने जब आपको एग्जम्पशन ऑर्डर दिया होगा तो साथ में कुछ नसीहतें भी की होगी कि भाईजान आपको इजाजत तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें थ्रेट जाहिर राइज होता है, तो आपने कुछ सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। ये 3-4 साल का टाइम हम आपको दे रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब 7 साल के बाद 3-4 साल और दे रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तब तक आप अपने यहाँ स्टाफ बढ़ाएं और रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएं। मतलब इजाजत तो दे दी एग्जम्पशन ऑर्डर में, लेकिन जो सेफगार्ड वगैरह उन्होंने कहा रेगुलेटरी बॉडी ने, वो आपने अप्लाई करने हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन थी, यानी नॉर्मल हमारा टाइम ऑन पीरियड क्या है 7 इयर्स। इन 2 एक्सेप्शन में हम 7 ईयर से ज्यादा भी की ऑडिट पार्टनर को एंगेज कर सकते हैं। एक है जब रेयर केस हो और दूसरा जब स्टाफ कम हो। फिर इसके बाद हमें आगे चल के वो बताता है पैराग्राफ में कि अगर, हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो कहता है बाज़ औक़ात ये तो सारा सेक्शन अप्लाई हो रहा है ना लिस्टेड कंपनी में। फर्ज कीजिए आपका क्लाइंट पहले अनलिस्टेड था,
और बाद में लिस्टेड, इस साल लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हुआ है। अब बताइए, अब जो 7 की गिनती गिननी है वो कहां से शुरू करनी है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है पिछला पीरियड भी काउंट होगा। यानी फर्स्ट कीजिए मैं 3 साल से एक अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा था, अब चौथे साल में वो कंपनी लिस्टेड बन गई है, तो अब जो मैंने 7 साल काउंट करने हैं वो 1 से शुरू करूं या 4 से शुरू करूं, क्योंकि 3 पहले हो चुके हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने पिछले साल जो सर्व किया है वो लॉन्ग एसोसिएशन में काउंट होगा, टाइम ऑन पीरियड में काउंट होगा, उसको आपने काउंट करना है। यानी अब जो आप रिमेनिंग ऑडिट कर सकते हैं कितने सालों के लिए कर सकते हैं? 3 साल पहले किया था, अब लिस्टेड बन गई, 7 - 3 4 सालों तक मजीद आप ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो पिछला पीरियड काउंट करना है ना 3 साल का, सॉरी ये जो पिछला पीरियड जब वो लिस्टेड था, तो मैक्सिमम गिनती 5 तक जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 3 साल पहले सर्व किया था, 3 साल बाद लिस्टेड बन गई, तो मैं मजीद 4 साल के लिए की ऑडिट पार्टनर हो सकता हूं। अगर वो 5 साल मैंने ऑडिट किया था, अब लिस्टेड बनी, मैं मजीद 2 साल के लिए ऑडिट कर सकता हूं। अगर मैंने ऑलरेडी 7 साल हो गए थे ऑडिट करते हुए और अब वो इस साल लिस्टेड बन गई, तो याद रखिए कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि आप मैक्सिमम 5 काउंट करेंगे। यानी मैं उसको 7 साल नहीं गिनूंगा, अब मैं 7 की बजाय 5 गिनूंगा, क्योंकि अनलिस्टेड के हैसियत में मैंने जितनी दफा भी ऑडिट किया हो, जब लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट होगा तो पिछली गिनती काउंट करनी है, लेकिन 5 तक, 5 पे आकर रुक जाना है। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैंने उस अनलिस्टेड कंपनी का 10 साल तक भी ऑडिट किया हो ना, तो जब वो लिस्टेड बनेगी तो मैं मैक्सिमम 5 काउंट होंगे, मैं मजीद 2 साल तक कभी भी ऑडिट कर सकता हूं। ये हमें बता रहा है कहानी सारी 540.8 में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अदर कंसिडरेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑन पीरियड। ये कोई छोटी सी रेलिवेंट सी बात कर रहा होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं डिस्कस किया। कूलिंग ऑफ पीरियड, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया ना, पिछली जो डिस्कशन थी टाइम ऑन पीरियड कैसे काउंट करना है। अब है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड मैंने आपको बता दिया, एंगेजमेंट पार्टनर के लिए 5 कंसेक्टिव ईयर, कंसेक्टिव को समझ लीजिएगा, मैंने फर्क बताया था। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो 3 साल के बाद दोबारा एंगेजमेंट पार्टनर बनता है तो कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा नहीं हुआ, वो गिनती उसकी रीस्टार्ट नहीं होगी। गिनती तभी रीस्टार्ट होगी 7 वाली जब कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा किया जाएगा, जो कि एंगेजमेंट पार्टनर के केस में 5 साल, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के केस में 3 साल, और बाकी केसेस में यानी वो जो सिग्निफिकेंट पार्टनर वाला केस था वो 2 साल होगा। अच्छा यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, ये ट्विस्ट था जिसपे मैं थोड़ा सा पर्सनली मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि क्या होगा अगर एक पार्टनर घूमता फिरता रहा हो। घूमता फिरने का मतलब ये है कि 7 साल थे ना, कुछ साल उसने एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे काम किया हो, कुछ साल उसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पे काम किया हो, तो उसके ऊपर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी। ये है कंसेप्ट जो हमें बताता है सर्विस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ की पार्टनर रोल। जब की ऑडिट पार्टनर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज का मतलब यह है कभी वो एंगेजमेंट पार्टनर बन जाता है, कभी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन जाता है, कभी वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, तो क्या होगा। यह है कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट। इसमें कंसेप्ट बहुत आसान है, देखिए पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं। वो ये कहता है कि देखा जाएगा 7 सालों में किस रोल पे उसने ज्यादा काम किया, जिस रोल पे उसने ज्यादा काम किया वो वाली प्रोविजन लगा दो। जैसे फर्ज कीजिए कि 7 साल उसने की ऑडिट पार्टनर के तौर पे काम किया, उसमें से 4 साल या उससे ज्यादा साल उसने एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे काम किया, तो कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होगा एंगेजमेंट पार्टनर वाला 5 कंसेक्टिव ईयर। और अगर उसने 7 साल काम किया की ऑडिट पार्टनर के तौर पे, लेकिन उसमें 4 या उससे ज्यादा साल उसने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पे काम किया, तो उसका पीरियड क्या होगा 3 साल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाला। और इसके अलावा यानी फर्ज कीजिए कि उसने 4 या उससे ज्यादा साल सिग्निफिकेंट पार्टनर वाले कंटेक्स्ट में सिग्निफिकेंट डिवीजन या ब्रांच का ऑडिट करते हुए 4 या उससे ज्यादा साल गुजारे, तो बाकी फिर चाहे वो दूसरी प्रोविजंस दूसरी सर्विस प्रोवाइड करता रहा हो, लेकिन उसका रेलिवेंट कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होगा 2 कंसेक्टिव ईयर। ये 3 सेक्शन जो हैं ये कूलिंग ऑफ पीरियड को एक्सप्लेन कर रहे हैं जब कॉम्बिनेशन यानी पार्टनर घूमे फिरेगा इधर से उधर। अब इसमें 540.16 वाला सेक्शन है। मेरी रिकमेंडेशन है अभी आप इस सेक्शन को ना पढ़िए, जब इस कंप्लीट ग्रिप हो जाए ना आपकी उसके बाद दोबारा आके पढ़िएगा। ये बेसिकली बता क्या रहा है,
14, 15 और 17 में डिस्कशन ये होती है कि जब एक पार्टनर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो दो पोजीशन में घूम रहा है, यानी वो एंगेजमेंट पार्टनर है या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। यहां पे वो बता रहा है कि जब तीनों पोजीशन में घूम रहा होगा तो क्या करना है। यानी वो वैसे प्रैक्टिकली तो ये रेयर है लेकिन बहरहाल थ्योरेटिकली डिस्कस कर सकता है वो कोड ऑफ एथिक्स में कि इंडिविजुअल ने कॉम्बिनेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर भी और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का रोल भी, ठीक है, ये दो रोल उसने 4 या उससे ज्यादा साल के लिए गुजारे और बाकी का पीरियड उसने वो सिग्निफिकेंट वाले में गुजारा। यानी तो उस सूरत में कूलिंग ऑफ पीरियड होगा 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जब एंगेजमेंट पार्टनर ने 3 या मोर ईयर्स, वो उसकी अदर पार्टनर ने 3 या मोर ईयर्स एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि इसको अभी साइड पे कर दें। इसमें कहना क्या चाह रहा है लेकिन कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि जब आप इसको कवर कर लें, दोबारा रीड करें तो उस वक्त आपके लिए आसानी हो। लेकिन फिर क्या ना अभी इसको ना पढ़े वरना कंसेप्ट बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएंगे, आपके लिए ऑलरेडी जो समझा है उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे फर्ज कीजिए 7 साल हैं, उसमें से कुछ साल उसने एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे, कुछ साल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पे गुजारे और कुछ साल उसने गुजारे हैं सिग्निफिकेंट पार्टनर वाला केस जो तीसरा था। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि उसने एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाले के तौर पे कितना टाइम गुजारा। अगर वो टाइम पीरियड उसने 4 साल से ज्यादा, 4 साल या उससे ज्यादा गुजारा तो फिर उसके बाद ये प्रोविजन एक्टिवेट हो जाएगी। अगर 4 साल से ज्यादा अरसा उसने अदर पार्टनर के तौर पे गुजारा तो फिर 17 वाला पैरा एप्लीकेबल होगा। अगर 4 साल से ज्यादा अरसा उसने एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पे गुजारा तो फिर ये वाला सेक्शन है। और इसमें फर्दर फिर हमने ये देखना है कि इन सालों में उसने ज्यादा साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पे गुजारे। अगर ज्यादा साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे तो फिर कूलिंग ऑफ पीरियड 3 तो फिर सॉरी कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स होगा, वरना बाकी के केसेस में 3 कंसेक्यूटिव इयर्स होगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट था। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, कह रहे सर्विस एट ए प्रायर फर्म। हाँ, अगर ये तो यार आपको समझ आएगी होगी, हमने ये इससे पहले भी पढ़ा था कि अगर फर्ज कीजिए प्रीवियस किसी फर्म में पार्टनर ने सर्व किया और फिर उस फर्म को छोड़ के पार्टनर हमारी फर्म में आ गया और क्लाइंट भी फर्ज कीजिए उसके साथ आ गया, तो क्या प्रीवियस फर्म का जो पीरियड था वो काउंट होगा? यहाँ पे इसका आंसर है यस, हमने उस टाइम को इंक्लूड करना है। और जिस तरह टाइम ऑन पीरियड में उसने कहा था कि लोअर शॉर्टर पीरियड स्पेसिफाई कर सकता है, उसी तरह कूलिंग ऑफ पीरियड भी में वो बता रहा है कि लॉ शॉर्टर पीरियड प्रेस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ये पीरियड 3 साल से कम का नहीं होगा। यानी अगर लोकल लॉस चाहें तो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर के लिए हो सकता है 4 साल या 3 साल कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नीचे 2 साल पे नहीं जाएंगे। फिर रिस्ट्रिक्शन एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड। हाँ, अब वो कह रहा है ये ना हो कि कूलिंग ऑफ पीरियड में भी वो हल्का फुल्का इन टच रहे उन लोगों के साथ। कहता है ऐसा नहीं, कूलिंग ऑफ पीरियड है तो फिर उसको कंप्लीटली अलग होके वो पीरियड गुजारना है। यानी ये सारी एक्टिविटीज जो स्टैंडर्ड में कोड ऑफ एथिक्स ने बताई हैं, ना तो ऑडिट टीम का हिस्सा होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का, और ना ही और भी किसी किस्म की एक्टिविटी का हिस्सा होगा। यानी ऐसा ना हो कि ऑडिट तो नहीं कर रहा लेकिन कोई नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट उसको दे दी और अब इसमें हर दूसरे दिन उसका क्लाइंट के ऑफिस में आना जाना लगा रहता है। तो कहता है ऑडिट के हवाले से हम कूलिंग ऑफ पीरियड ये नहीं कि सिर्फ ऑडिट के हवाले से बता रहे हैं कि ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होगा। कहता है वो किसी भी ऐसी एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं होगा जिसमें उसका क्लाइंट के ऊपर या ऑडिट टीम के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस अभी भी बाकी हो या वो एक्सरसाइज कर रहा हो। तो ये उसने उसकी एग्जांपल दी है, मेन कंसेप्ट उसमें वो यही बता रहा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ ही हाँ जी बिल्कुल हमारा 500 का सेक्शन कंप्लीट हो गया और अब हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद 600 सेक्शन के ऊपर। और आपने 500 में याद रखें पहले आपने लेक्चर ले लिया, अब आपने कोड ऑफ एथिक्स को हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद फिर नोट्स को लाजमी पढ़ना है। नोट्स आपको ओवरव्यू देंगे, ठीक है। जिस भी सेक्शन को पढ़ने लगे पहले नोट्स में से देख लें कि वो क्या कहना चाह रहा है ताकि आपके जहन में ब्रॉड कंसेप्ट बैठ जाए। उसके बाद सिर्फ इंशाल्लाह आप हेडिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है और रेलिवेंट कंसेप्ट क्या क्या डिस्कस हुए। ये वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।